ओके। अरे मेरा हाथ कहाँ कट रहा है? हो गया तो चलो। 2 बार कट चुका है, मेरे को पता नहीं चला। हो गया तो। ओके। तो हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। वी आर लाइव नाउ। ओके, वी आर लाइव। यस, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। याशांशिका, सरफराज, हर्षिता, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। सैनिटाइजर यूज कर लूँ यार, एक बार तो कोरोना हो चुका है। सैनिटाइजर शुड बी यूज्ड। रैनी, हर्षिता, प्रशांत, याशा, कनिका, very good afternoon, very good afternoon. Today we have 2 classes and very interesting topic, Newton law of motion. Very interesting topic, Newton law of motion will be there. Now everyone has Shivani, Gunjan, Sameer, hello, Pooja, good afternoon, very good afternoon to all. Okay, very good afternoon, Shivani, Pooja, very good afternoon. Any new student is there today? कोई नया बच्चा है जो पहली क्लास कर रहा हो? वैसे तो उसके लिए बढ़िया है, न्यूटन लॉ शुरू हो रहा है, नया चैप्टर शुरू हो रहा है, तो कोई है तो लिख दें एक बार। विधि, हिमांशु, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। और आपका अब तो टेलीग्राम ग्रुप भी बन गया है, तो जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम ग्रुप, दे कैन ऑल्सो ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप। दे कैन ऑल्सो ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप फॉर द डाउट्स। तो टेलीग्राम ग्रुप बन गया आप लोगों का, वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हो। और डाउट तभी पूछना, लेकिन उसमें पहले कर लेना, ऐसे नहीं कि सीधा क्वेश्चन आया एक बार किया डाउट पूछ लिया। पहले खुद ट्राई कर लेना एक बार, देन उसमें डालना ग्रुप में, ठीक है। और आपस में भी एक दूसरे की हेल्प भी करते रहना, सारा मुझसे एक्सपेक्ट मत करना, मैं बताऊंगा सारा, आपस में भी बताते रहना कुछ। ओके, चलिए, वेरी गुड आफ्टरनून। तो लेट अस स्टार्ट द क्लास, ऑलरेडी वी आर लेट। स्टार्ट कर लेते हैं क्लास। नेक्स्ट चैप्टर इज न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। तो हम लोग अब तक जो है काइनेमेटिक्स पढ़ रहे थे, काइनेमेटिक्स में भी मोशन हो रहा था, बट वहां पे हमें जो है मोशन किस फोर्स के कारण हो रहा है ये हमें कंसिडर नहीं करना था। कोई बैलून ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, आप पत्थर फेंक रहे हो, कैसे मूव कर रहा है, कौन से फोर्स, तो हमने फोर्स वोर्स कंसिडर नहीं किया, ठीक है। हमने विदाउट फोर्स अब तक पढ़ा काइनेमेटिक्स में। अब जो है हम देखेंगे कि कौन से फोर्स होते हैं नेचर में जिनके कारण बॉडी मोशंस करती है और रेस्ट में आती है या एक्सेलेटेड ही एक्सेलेट होती है, ठीक है। तो अब हम न्यूटन लॉ ऑफ फोर्स देखेंगे। तो ये जो लॉ है वो न्यूटन ने दिए थे, वो हम देखेंगे। 3 लॉ हैं न्यूटन के बेसिकली। इस चैप्टर का जो ब्रीफ है, 3 लॉ हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। फर्स्ट लॉ जो है वो इनर्शिया से रिलेटेड है। सेकंड लॉ फोर्स और मोमेंटम का रिलेशन है। थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन को बताता है, एक्शन रिएक्शन को बताता है। 3 लॉ है हमारे पास जिसको हम देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ तो इनर्शिया से रिलेटेड है, वो तो आप बहुत जल्दी कर लेंगे। सेकंड लॉ जो है फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम या फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, अभी देखेंगे आगे। तो वहां पे आपको मोमेंटम का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से यू विल गेट द एक्सेलरेशन एक्सेट्रा, वो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो इसमें हम मोमेंटम पहले देखेंगे, मोमेंटम होता क्या है, उसका रेट, उसका चेंज कैसे निकालते हैं, वो सब देखेंगे, ताकि हम रेट ऑफ चेंज इजीली निकाल पाए, ठीक है। तो ये जो लेसन है बेसिकली सेकंड लॉ के अबाउट ही घूमता है। थर्ड लॉ तो बहुत सिंपल है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो वो तो बहुत सिंपल है। फर्स्ट लॉ भी सिंपल है। सेकंड लॉ जो है ये चैप्टर उसी के अबाउट घूमेगा। तो हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे फोर्स एंड मास और एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे फोर्स, मास और एक्सेलरेशन की, वी विल टॉक अबाउट सम बॉडी, जिस बॉडी पे फोर्स लग रहा है, तो हम देखेंगे उस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, उस बॉडी पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, और उसके कारण फिर हम एक्सेलरेशन उस पर निकालेंगे। तो बॉडी पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं मीन्स अर्थ कौन सा फोर्स लगा रही है, आप कौन सा लगा रहे हो, अगर ग्रेविटेशन फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन है, कौन सा फोर्स लग रहा है, तो सारे फोर्स लिखेंगे और उसको एक्सेलरेशन से रिलेट करेंगे, ठीक है। तो इसमें बेसिकली ये सब हमें करना है चैप्टर में।
और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इससे निकल के आता है, फिर एफ अगर आपका 0 है तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम निकल के आता है, एंड कई सारी चीज़ें निकल के आती हैं। ठीक है, तो सेकेंड लॉ के अबाउट ही चैप्टर पूरा मूव करेगा। लेट अस सी वन बाय वन। फर्स्ट हम देखते हैं मोमेंटम क्या होता है। यस, वेरी गुड आफ्टरनून ऑल। श्लोका, विवेक, हर्षित, साबा, दीपांशु, रितु, साक्षी, एवरीवन वेरी गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद द लीनियर मोमेंटम। आप लोगों को पता है जो मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम लिखा है यहाँ पे क्योंकि एक एंगुलर मोमेंटम भी होता है ना, तो यहाँ पे हम लीनियर मोमेंटम की बात कर रहे हैं। तो यू नो वेरी वेल कि लीनियर मोमेंटम जो हमारा होता है वो मास इनटू वेलोसिटी होता है। क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। अब यहाँ पे मास जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन वेलोसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी है। तो कुल मिला के ये एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी। मोमेंटम विल बिकम अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है और वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा मोमेंटम। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उस डायरेक्शन में मोमेंटम। ठीक है, इसकी यूनिट वगैरह आप निकाल सकते हो, मास इनटू वेलोसिटी है तो उससे निकाल सकते हो, राइट। अब मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, तो इसका जो एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, वो एज अ वेक्टर होगा, एज अ वेक्टर। ठीक है, और वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, वो आप ऑलरेडी जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो जब चेंज इन मोमेंटम आप निकालोगे तो चेंज इन मोमेंटम आपका होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। जब आप चेंज इन मोमेंटम निकालोगे तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम निकालोगे। ठीक है, तो इस केस में जो आपका सब्ट्रैक्शन या एडिशन होगा वो एज अ वेक्टर की तरह होगा। ठीक है, एज अ वेक्टर की तरह। तो आपको पता है वेक्टर में कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हो। मान लो कि वेक्टर आपका ये 2 है और इसकी वैल्यू फाइनल वैल्यू हो गई 3, तो आप लिखोगे फाइनल माइनस इनिशियल, 3 माइनस 2 तो 1 आ जाएगा, चेंज इन मोमेंटम, है ना। लेकिन मान लीजिए कि ये वेक्टर होता 2 और फिर हो जाता 3, तो चेंज कितना लिखते फिर आप लिखते फाइनल इज -3 माइनस इनिशियल इज 2, तो दिस विल कम -3 माइनस 2 इज -5। चेंज इन मोमेंटम आपका क्या आता? -5 आता है इस केस में, -5 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे जो एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा वो एज अ वेक्टर की तरह होगा, एज अ वेक्टर की तरह। ठीक है, और अगर मान लो मोमेंटम ऐसे चेंज हुआ कि मान लो कोई बॉल ऐसे जा रही है और वो इधर को मुड़ गई, इसका मोमेंटम चेंज निकालना है, तो इस केस में आपको एज अ वेक्टर इनका एंगल पता होना चाहिए, और फिर आप जैसे वेक्टर को माइनस करते हो, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को आप लिख लेते हो ए प्लस माइनस ऑफ बी, वो करना पड़ेगा। ठीक है, तो वहां से हम चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे। उसके लिए आपको इनिशियल मोमेंटम पता होना चाहिए और फाइनल मोमेंटम पता होना चाहिए, उनके बीच का यानी एंगल वगैरह पता होना चाहिए। तो देन यू कैन फाइंड द चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। ओके, तो बहुत सिंपल है, यहां तक तो कुछ नहीं है। ये लिखा है कि वेक्टर की तरह अगर आप करोगे माइनस वगैरह तो यू कैन राइट लाइक दिस, पी एफ प्लस पी आई का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वही है ये, प्लस 2ab है, 2ab कॉस थीटा, थीटा यहाँ पे 180 माइनस थीटा हो जाएगा, तो माइनस थीटा आ जाएगा बाहर, तो यहाँ पे बीच में माइनस का साइन आ जाएगा, यहाँ पे बीच में माइनस का साइन आ जाएगा। ओके, यहाँ पर, ठीक, चलिए, वेरी गुड आफ्टरनून श्लोक, पांडे, हर्षित, वर्मा, बरखा, प्रियम, विवेक, आई थिंक आप लोग अभी आए, तो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो हम लोग मोमेंटम देख चुके हैं, चेंज इन मोमेंटम देख चुके हैं। दूसरी चीज इसमें जो है वो इम्पल्स है, दूसरी चीज इसमें जो है इम्पल्स है। ये जो इम्पल्स क्या होता है आपका, इम्पल्स को समझ लेते हैं, ये चीज हमारे लिए थोड़ा नई है। तो इम्पल्स हमारा क्या होता है, जो आप फोर्स लगा रहे हैं किसी बॉडी पे, इनटू कितने टाइम के लिए फोर्स लगा रहे हैं, तो यू से दैट दिस इज इम्पल्स, दिस इज इम्पल्स, फोर्स इनटू टाइम। ठीक है, फोर्स इनटू टाइम इज द इम्पल्स। अब आप देखेंगे न्यूटन लॉ, सेकंड लॉ से, कि फोर्स इनटू टाइम जो होता है चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है, चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। तो इम्पल्स इज ऑल्सो इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, इम्पल्स इज ऑल्सो इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो फोर्स इनटू टाइम या फिर चेंज इन मोमेंटम हम निकालेंगे तो हमारा इम्पल्स आ जाएगा। कई बार क्या होगा कि आपका इम्पल्स जो होगा उसमें फोर्स टाइम का ग्राफ दिया होगा ऐसे,
कहेंगे इम्पल्स निकालो, तो आपको होता है फोर्स इंटू टाइम। तो अगर फोर्स यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फोर्स चेंज हो रहा है, फोर्स पहले बढ़ा, मैक्सिमम हुआ, फिर घटा, तो यहाँ पे फोर्स इंटू टाइम आप करोगे तो क्या करना पड़ेगा, समेशन करना पड़ेगा सारे फोर्स इंटू टाइम का। तो वी हैव टू टेक द इंटीग्रेशन, समेशन मीन्स इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मीन्स ये एरिया आ जाएगा पूरा। तो इम्पल्स इस ग्राफ का जो है एरिया होगा, इस ग्राफ का एरिया वो हमें क्या देगा, दैट विल गिव अस द वैल्यू ऑफ इम्पल्स। तो हम या तो ऐसे निकालेंगे या फिर एरिया से निकालेंगे या फिर ऐसे निकालेंगे, राइट, वी विल गेट द इम्पल्स। तो एक्चुअली जो इम्पल्स होता है वो इम्पल्स आता कहाँ से, इम्पल्स होता है जैसे इंग्लिश का वर्ड है इम्पल्स, इंग्लिश में जैसे हम लिटरेचर में यूज करते हैं कि कोई पर्सन है उसका नेचर इज वेरी इंपल्सिव, ही इज वेरी इंपल्सिव, इंपल्सिव माने उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, तो उसे हम इंपल्सिव बोलते हैं। तो ये इम्पल्स कहाँ से आया, एक्चुअली जो फोर्स आपके कई ऐसे होते हैं, जैसे मान लो एक बॉल, क्रिकेट खेल रहे हो आप और बॉल आई और वो बैट पे टकराई, आपने बैट से मारा, तो बैट और बॉल का जो कांटेक्ट होगा वो काफी कम टाइम के लिए होगा, वो काफी कम टाइम के लिए होगा। तो जो बैट का फोर्स होगा उस बॉल पे काफी कम टाइम के लिए लगेगा, कम टाइम के लिए लगेगा। तो और वो फोर्स वेरिएबल होगा, वेरिएबल होगा तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा जैसे हमने बना रखा है, ऐसा ग्राफ बनेगा कुछ, ठीक है। अब इस फोर्स के कारण जो बॉल इधर को आ रही थी वो मुड़ के इधर को हो गई, जो बॉल इधर को आ रही थी मुड़ के इधर को हो गई, तो इसका मोमेंटम चेंज हुआ, मोमेंटम चेंज हुआ। तो मोमेंटम चेंज जो हुआ वो निकालने के लिए हम वी कैन फाइंड द इम्पल्स। अगर हम फोर्स और टाइम का ग्राफ बना पाए तो वी कैन फाइंड द इम्पल्स, या फिर हम अगर चेंज इन मोमेंटम हमें पता है, चेंज इन मोमेंटम हमें पता है तो वी कैन, और टाइम पता है मान लो तो हम फोर्स का कुछ ग्राफ बना सकते हैं, वी कैन थिंक ऑफ लाइक दैट। तो इम्पल्स जो है वहां से ड्राइव हुआ है, ठीक है। फोर्स, इट इज इम्पैक्ट ऑफ द फोर्स फॉर वेरी शॉर्ट टाइम ऑफ इंटरवल, वहां से इंपल्स ड्राइव हुआ है। और एक्चुअली इसकी डेफिनेशन है वो है फोर्स इनटू डेल्टा टी। तो आप देखोगे यहाँ पे फोर्स जो है वेरी कर रहा है, आपका फोर्स वेरी कर रहा है, बार बार चेंज कर रहा है ना। तो या तो आप इसका एरिया निकालो या फिर क्या करेंगे हम, एवरेज फोर्स इनटू टाइम, अगर आप एवरेज फोर्स निकाल पाओ इनटू टाइम करें तो वहां से भी हमारा इंपल्स आ जाएगा, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। ये देखिए आप, ये ग्राफ बना रखा ना यहाँ पे इन्होंने, तो यहाँ पे फोर्स जो है T1 टाइम पे शुरू हुआ और T2 टाइम पे खत्म हो गया। तो अगर आप इससे देखोगे तो आप चेंज इन मोमेंटम निकाल सकते हो, ठीक है, इसका एरिया निकाल के चेंज इन मोमेंटम निकाल सकते हो। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ऑब्वियसली चेंज इन मोमेंटम है, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग द फोर्स, जिधर को फोर्स लगाओगे उधर को ही हम इंपल्स मानेंगे, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम उसी डायरेक्शन में होगा, चेंज इन मोमेंटम उसी डायरेक्शन में होगा, इसलिए चेंज इन मोमेंटम और इंपल्स की डायरेक्शन सेम होती है, दे आर ऑलवेज इन द सेम डायरेक्शन, चेंज इन मोमेंटम और इंपल्स की डायरेक्शन इज ऑलवेज सेम, ठीक। तो इंपल्स का कंसेप्ट क्लियर हो गया, इंपल्स का कंसेप्ट क्लियर है सबको ये। देन वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन। अगर इंपल्स क्लियर है तो एक बार बता दो, क्योंकि मोमेंटम तो इजी था, जो लोग नए ज्वाइन किए हैं देखो यहाँ से शुरू किया था, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, तो मोमेंटम आपको पता है m इंटू वी होता है, बाकी बच्चे लिख दो क्लियर है तो। फिर हमने चेंज इन मोमेंटम, वेक्टर की तरह हम चेंज निकालेंगे क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर की तरह चेंज निकालेंगे, चेंज इन मोमेंटम। इंपल्स जो होता है हमारा फोर्स इंटू टाइम या चेंज इन मोमेंटम होता है, ये भी फोर्स इंटू टाइम के बराबर होता है, और ऐसे फोर्स के लिए डिफाइन होता है जहाँ पे कि वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स लग रहा हो, वहां पे हम इंपल्स का यूज करते हैं, देयर वी यूज द इंपल्स टर्म, ठीक है। तो दो चीजें यहाँ पे आई, चेंज इन मोमेंटम और इंपल्स। अब इस पे बेस्ड जो है क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, क्या क्वेश्चन है, लेट अस सी दिस क्वेश्चन। Force of 50 dyne is acting on a body of mass 5 kg, which is at rest for an interval of 3 seconds. Then impulse is, impulse कितना होगा इस केस में, 50 dyne 5 kg mass, interval is 3 सेकेंड, impulse यानी फोर्स into time, how much is the impulse, क्लियर है, ओके गुड। तो निकालिए क्वेश्चन फिर ये वाला, कितना आंसर आएगा इसका, फोर्स इंटू टाइम करेंगे तो। इजी है बहुत यार,
कर ही लोगे तो। फोर्स आपको दिया है 50 डाइन, आंसर न्यूटन में है, तो डाइन और न्यूटन का रिलेशन आपने पढ़ा था, 10⁻⁻5। टाइम कितना दिया, 3 सेकेंड। बस क्या आंसर आ जाएगा, 150 10⁻⁻5 न्यूटन सेकेंड। ये न्यूटन में आया था ना आपका। और अगर 1.5 लिख दूं मैं से, तो 10⁻³ न्यूटन सेकेंड। सी 1.5 ही तो आएगा, 1.5 150 है ना, 50 डाइन का फोर्स 3 सेकंड के लिए 150 हो जाएगा, 1.5 - 3 सी। सबका सी आ रहा है, ओके नाइस नाइस। तो आई होप ये तो इजी था, डायरेक्ट डायरेक्ट ही था क्वेश्चन। सी आंसर है उसका पीछे वाले का। ये क्वेश्चन देखिए, ठीक है, 1.5 10⁻³ आएगा उसका। इसका देखो ये कैसे होगा, bullet is fired from a gun, force of the bullet is given by 600 - 2 10⁻⁵t 10⁻⁵t, F is in Newton, T is in second. Force on the bullet becomes 0 as it leaves the barrel. What is the average impulse imparted to the bullet? कितना impulse लगेगा इस पे, कितना impulse लगेगा। ये फोर्स है आपका, करो खुद, खुद करो, मैं नहीं कर रहा। इम्पल्स हमारा फोर्स इनटू टाइम, खुद सोचो क्या होगा। यहाँ पे फोर्स वेरिएबल है ना, फोर्स वेरिएबल है यहाँ पे। .9 second. Harshit Verma is saying 0.9. Fareen is also saying, Fareen Naz is saying 0.9. 0.9 Newton second. Himanshu Pandit is also saying, Himanshu is saying 0.9. ओके हिमांशु, 3 लोगों ने निकाल लिया। यश इज सेइंग सी। ओके, तो फोर्स वेरिएबल है यहाँ पे यार, तो इम्पल्स जो निकलेगा आपका वेरिएबल फोर्स है, तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, एफ इंटू टी करना है तो हम लिखेंगे एफ इंटू डी टी, उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, है ना। तो स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए फोर्स लिखेंगे और उसको टी से मल्टीप्लाई यानी डी टी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा आपका 600 - 2 × 10⁵ टी dt। ये आपका आया इम्पल्स,
ठीक है, इसका इंटीग्रेशन जब करोगे तो आएगा इम्पल्स। इसको इंटीग्रेट करना है बस। देखो आंसर क्या आएगा। इंटीग्रेशन 600t माइनस 10⁵ टी स्क्वायर आ जाएगा, बाय 2 से 2 कट जाएगा। बस। टाइम कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, वो कह रहा है टाइम 0 से और कहाँ तक वेरी करेगा। वो कह रहा है कि इम्पल्स कैसे होता है, कैसे होता है ना, तो फोर्स शुरू में 0 है और बाद में क्या होगा। वो कह रहा है कि जैसे ही वो बुलेट बाहर निकलती है, एज सुन एज इट लीव्स द बैरल, फोर्स 0 हो जाता है। फोर्स 0 हो जाता है ना, तो ग्राफ जो है ऐसा तो नहीं बनेगा, कुछ और बनेगा, लेकिन ये 0 कब होता है हमें देखना है, फोर्स 0 कब होता है। तो फोर्स 0 कब होता है आपको वो देखना है, वो टाइम, तो वहां तक आपका फोर्स काम करेगा। तो फोर्स 0 का मतलब यूर दिस थिंग बिकम 0। तो यहां से आपका टी आ जाएगा, यहां से आपका टी आ जाएगा। उस टी को हम यहां पुट कर देंगे लिमिट में, 0 से टी होगी ना लिमिट आपकी। बस आगे सबका आंसर, सबका आ गया। निकालो एक मिनट फटाफट से। देखो अगर नहीं आ रहा तो लिख दो, मैं सॉल्व कर दूंगा अदरवाइज। देखो आंसर आ रहा है सबका। 3 मिली सेकेंड। फरीन 3, 3 तो ऑप्शन में है नहीं। अच्छा टाइम आ रहा है 3। हाँ 310⁵ 300/10⁵ करोगे तो 3.3 में नहीं आना चाहिए। 310⁵, 2 जीरो कट जाएंगी ना, तो 3/10⁻3, हाँ 3 मिली सेकेंड, ठीक है। 3 मिली सेकेंड आएगा ना, तो बस उसके बाद कर लो सब लोग फटाफट से। हाँ टाइम, यस फरीन टाइम है ना। किसी को डाउट है इसमें, कर लोगे सब लोग, क्लियर है सबको। किसी को डाउट है तो लिख दो, डाउट वाले लिख दो बस, इसको डाउट है तो। अदरवाइज अब आगे मूव कर रहे हैं। अब आप लोगों को थोड़ा फास्ट होना पड़ेगा, थोड़ा फास्ट होना पड़ेगा। डन, सबका हो गया ठीक है, तो कर लोगे ना। ओके, हम लोगों को थोड़ा फास्ट होना पड़ेगा। वी आर समवेयर अराउंड 1 चैप्टर, 1.5 चैप्टर के करीब हम पीछे चल रहे हैं अभी। 1 और 1.5 मान, 1 मान सकते हो। हमें इस समय लगभग होना चाहिए था 1.5 ही मानना पड़ेगा हमें। लगभग इस समय काइनेटिक एनर्जी, सॉरी वर्क पावर एनर्जी के आधे चैप्टर कंप्लीट कर लेना चाहिए तब तक, ठीक है। बट बिकॉज बीच में मैं बीमार हुआ 2 हफ्ते, बिकॉज ऑफ द रीजन, तो हम थोड़ा पीछे चल रहे हैं, तो आप लोगों को भी थोड़ा फास्ट होना पड़ेगा। आज 2 क्लास है हमारी, थोड़ा फास्ट चलना है, ठीक है। जिसको क्लियर नहीं है फटाफट से लिख देना ताकि हम देख लें, ओके। ऐसे नहीं कि बाद में लिख रहे हो फिर। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो अब। एक्स टी ग्राफ दिया हुआ है आपको, देखो क्वेश्चन। निकालो भाई फटाफट।
डी और सी 0.8 डी। ओके, कुछ बच्चे कह रहे हैं डी, कुछ कह रहे हैं सी। तो इस ग्राफ से कैसे इंपल्स निकालेंगे, है ना? तो ग्राफ से इंपल्स निकालेंगे कैसे? ग्राफ इसका एक्स टी ग्राफ है, ये इसको समझते हैं पहले। एक्स टी ग्राफ है, और अगर ये एक्स टी ग्राफ है, अगर ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो इसके एरिया से तो कुछ नहीं मिलना मुझे, इसके स्लोप से मिल सकता है मुझे। स्लोप से मुझे क्या मिल सकता है? वेलोसिटी मिल सकती है। एक्स टी ग्राफ है तो इसके स्लोप से मुझे वेलोसिटी मिल सकती है ना? पोजीशन टाइम ग्राफ है तो स्लोप से वेलोसिटी आ जाएगी। अब मेरे को वेलोसिटी पता है सारी, तो मेरा जो इम्पल्स होता है वो चेंज इन मोमेंटम होता है। तो चेंज इन मोमेंटम मैंने mv2 माइनस वी वन, मास तो सेम ही रहेगा, मास तो हम चेंज नहीं मान रहे अभी। तो दिस इज द माई इम्पल्स, एनी इम्पल्स। ठीक है, अब मैं अगर ग्राफ को देखूं, अगर मैं अब ग्राफ को देखूं तो मेरा ग्राफ जो है यहाँ से और यहाँ तक मैं देखूं तो वेलोसिटी मेरी स्लोप सेम है। यहाँ पे स्लोप सेम है तो वेलोसिटी सेम है, यहाँ तक सेम है। लेकिन यहाँ पे जाके तुरंत यहाँ पे जाके क्या हो गया, मेरी वेलोसिटी स्लोप जो है चेंज हो गया। मेरा स्लोप इधर को नेगेटिव हो गया, तो मेरा स्लोप पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया, स्लोप चेंज हो गया। यानी यहाँ पे मेरा चेंज इन मोमेंटम आ रहा है इस पॉइंट पे, यानी यहाँ पे मेरा कोई इंपल्सिव फोर्स काम किया होगा, कोई इंपल्सिव फोर्स काम किया होगा। ठीक है, तो उसकी जो वैल्यू आएगी, वो आपकी जो वैल्यू होगी इंपल्सिव फोर्स की, वो होगी चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम मैंने फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इनटू मास। अब यहाँ वेलोसिटी कैसे निकालूंगा? स्लोप से। स्लोप क्या होता है यहाँ पे? अगर मैं स्लोप देखूँ यहाँ पे टेन थीटा होता है। अगर मैं स्लोप निकालूँ यहाँ पे टेन थीटा, तो यहाँ तो पॉजिटिव ही होगा, तो पॉजिटिव स्लोप अगर मैं निकालूँ टेन थीटा तो मेरी वी वन आ जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी। तो वी वन कितनी आ रही है मेरी? वी वन मेरी जो आ रही है वो आ रही है टेन थीटा के बराबर। और टेन थीटा कितना होगा? क्योंकि स्लोप वेलोसिटी देगा मेरा, तो वी वन टेन थीटा होगा। टेन थीटा कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी 2/2, 1 मीटर पर सेकेंड। तो ये मेरी इनिशियल स्पीड आई 2/2। ठीक है, ऐसी मैं अगर यहाँ इस साइड की वेलोसिटी निकालूं, इस साइड का स्लोप निकालूं अगर थीटा, तो क्या आएगा वैल्यू? वो भी इतना ही आएगा लेकिन नेगेटिव आएगा। तो v2 मेरा जो आएगा वो -1 आएगा, v2 मेरा जो है -1 आएगा। तो मेरी वेलोसिटी जो है 1 से -1 चेंज हुई है, 1 से -1। तो अगर मैं इंपल्स लिखूंगा यहाँ पे, तो व्हाट विल आई राइट? व्हाट कैन आई राइट? आई कैन राइट दिस इज इक्वल टू m, मास कितना दिया हुआ है 0.4, वेलोसिटी मेरी फाइनल वेलोसिटी -1, और इनिशियल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी आएगी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? +1 है, +1 है इनिशियल वेलोसिटी। तो मेरी वेलोसिटी -1 से +1 हो रही है, तो वी कैन राइट दिस एज इक्वल टू 0.4 इंटू -2, 0.4 इंटू -2, दिस इज इक्वल टू -0.8, -0.8। दिस इज माई इम्पल्स एट दिस पॉइंट, सपोज ए। ठीक है, दिस इज माई इम्पल्स। सिमिलरली आप देखेंगे वेलोसिटी फिर यहाँ से कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, फिर यहाँ पे आके फिर पॉजिटिव हो गई इधर को। तो यहाँ वेलोसिटी -1 आएगी आपकी, यहाँ +1 आ रही थी, यहाँ आप दोबारा निकालोगे तो +1 आएगी। तो वेलोसिटी फिर -1 से +1 हो गई, तो यहाँ पे भी इम्पल्स लग रहा है। इस इम्पल्स की आप वैल्यू निकालोगे तो फिर वही आएगी, -1 +1 है तो 0.8 प्लस आ जाएगी इस बार इम्पल्सिव वैल्यू, 0.8 प्लस आ जाएगी इस बार इम्पल्सिव वैल्यू। फिर यहाँ निकालोगे तो फिर -8 आएगी, 0.8, फिर यहाँ पे आएगी। तो यहाँ पे हमारे इम्पल्स काम कर रहे हैं इन सब पॉइंट पे। अवर इम्पल्स आर वर्किंग, इम्पल्स आर वर्किंग। ओके, तो यू विल गेट दिस आंसर। ठीक है, आई होप सबको क्लियर है, ये सबको क्लियर है? किसी को डाउट है? -0.8 आएगा या +0.8 आएगा, डिपेंडिंग ऑन कौन सा पॉइंट पूछ रहा है वो। ये सबको क्लियर है? राइट, ओके ओके गुड। चलिए, किसी को डाउट है तो लिख दो, क्योंकि अगला क्वेश्चन भी इम्पल्स पे बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आल्सो इज बेस्ड ऑन द सेम ग्राफ, आई थिंक। लेट अस सी द क्वेश्चन। व्हाट इज द क्वेश्चन? देखिए ये क्वेश्चन है,
अगर वो क्लियर है तो देखिए, ग्राफ से वेलोसिटी निकालकर फोर्स निकालकर टाइम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ग्राफ से वेलोसिटी निकाल के फोर्स कैसे निकालोगे? वेलोसिटी तो आ गया, तो एक्सेलरेशन चाहिए ना फोर्स के लिए। तो फोर्स तो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है सरफराज, तो मास इनटू एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे? इस क्वेश्चन में बताओ कैसे निकालोगे फोर्स? अगर निकालोगे तो उससे कैसे निकालोगे सरफराज? है ना, देखो, पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ पार्टिकल ऑफ मास 4 kg, इस बार मास 4 kg है। इम्पल्स बताना है कितना लग रहा है। इसमें 2 बार इम्पल्स लग रहे हैं, देख रहा हूँ, ठीक है। देखो, इसमें 2 बार इम्पल्स लगेगा तो कितना लगेगा? t=0 पे और t=6 पे, यानी यहाँ पे इम्पल्स और यहाँ पे इम्पल्स कितना लगेगा? इनिशियली वेलोसिटी 0 थी, 0 से एकदम वेलोसिटी बढ़ गई तो यहाँ पे इम्पल्स लगा, और यहाँ वेलोसिटी जो थी उससे फिर कॉन्स्ट आपकी ये 0 हो गई वेलोसिटी, क्योंकि x कांस्टेंट हो गया तो यहाँ वेलोसिटी 0 होगी, और यहाँ पे भी 0 होगी। अब यहाँ पे कितनी होगी स्लोप से निकाल लो, y/x। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी? 5/6। अब बताओ इम्पल्स कितना होगा दोनों पॉइंट पे? (3.33) ऑप्शन बी, +3 and -3। नहीं आएगा सरफराज, अब समझ नहीं रहे। अभी बताता हूँ आपको, रुको, उस क्वेश्चन में वापस जाता हूँ, पहले इसको सॉल्व कर लो, इस वाले को सॉल्व करो, देखो इसका आंसर निकालो, फिर बताता हूँ आपको। इसको देखो आंसर, तो इसमें इंपल्स आ जाएगा हमारा चेंज इन मोमेंटम, है ना। तो वेलोसिटी आपको पता है, आपको चेंज कितना हो रहा है। मास आपका 4 है इस बार, चेंज इन वेलोसिटी आपका, अगर शुरू में देखो तो फाइनल वेलोसिटी 5/6 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0, तो चेंज इन मोमेंटम 20/6, तो ये आपका 10/3 यानी 3.33 है। सेकेंड केस में अगर मैं इंपल्स निकालूँ तो 4 इंटू फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो गई है, इनिशियल 5/6 थी, तो ये नेगेटिव आ जाएगा इस बार इंपल्स, -3.33। ठीक है, 2 बार इंपल्स काम कर रहा है यहाँ पे। एक बार इस पॉइंट पे जब इसने स्टार्ट किया, सडनली इसने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वेलोसिटी 0 थी पहले, ग्राफ आपका 0 पे था, यहाँ पे ये मानना पड़ेगा, और फिर उसकी वेलोसिटी दोबारा 0 हो गई, है ना। पोजीशन पहले उसकी कांस्टेंट थी, फिर कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी 0 है, तो यहाँ पे भी एक इंपल्स काम किया होगा, है ना। और ये दोनों इंपल्स आप देखेंगे तो अपोजिट हैं, इक्वल एंड अपोजिट हैं, क्योंकि 2 बार इंपल्स लगा है I1 I2, और नेट चेंज इन मोमेंटम कितना आया फाइनली? 0, क्योंकि पहले ही वेलोसिटी 0 थी और फाइनल भी 0 है। तो 2 बार जो इंपल्स हमारा लगा है, 2 बार जो इंपल्स ने काम किया है, उसके कारण चेंज इन वेलोसिटी जो है फाइनली 0 आ गई है, क्योंकि दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं, है ना। तो इक्वल एंड अपोजिट आना चाहिए था इसको, तभी हमारा चेंज इन वेलोसिटी 0 आ सकता था। तो दो इंपल्स जो है आपस में ये इक्वल एंड अपोजिट हैं, इनफैक्ट सारे ऑप्शन जो है इक्वल एंड अपोजिट दिए हुए थे। तो ये तो आपको आइडिया होना चाहिए कि दोनों इंपल्स इक्वल एंड अपोजिट होंगे। ठीक है, आई होप ये सबको क्लियर है। किसी को डाउट है तो लिख दो, मैं सरफराज को बता दूं 1 मिनट क्या बोलना चाह रहे हैं सरफराज। सरफराज देखो ध्यान से, तुम कह रहे हो मैं टाइम निकालूंगा, तुम कौन सा टाइम निकालना चाह रहे हो? तुम ये वाला टाइम निकालना चाह रहे हो। देखो फोर्स कहाँ पे काम कर रहा है, केवल यहाँ पे काम कर रहा है ना फोर्स। तो अब मैं यहाँ पे लिखूँ, मान लो कुछ भी इक्वेशन लिखूँ, v = u+at लिखूँ, मान लो तुम कह रहे हो इसमें एक्सेलरेशन निकालूंगा, तो ये तो टाइम कौन सा टाइम है? जिस टाइम में फोर्स ने काम किया, तो फोर्स ने तो बहुत छोटे टाइम के लिए काम किया, माइक्रो सेकंड के लिए काम किया मान लो,
मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड यहाँ पे जो काम किया, है ना। आप इक्वेशन कैसे लगाओगे, इसे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, आप ये लिखोगे v, इसको v मानोगे, इसको u मानोगे, आप ये बोल रहे हो, है ना, इसको t मानोगे, तो ऐसे एक्सेलरेशन निकालोगे, ये बोल रहे हो आप, ठीक है। फिर फोर्स निकालोगे, ठीक है, ये भी हो जाएगा। फिर क्या करोगे, फोर्स इंटू टाइम। अब फोर्स इंटू टाइम कैसे निकालोगे, फोर्स इंटू टाइम जो आपका होगा, आपको लिखना पड़ेगा फिर m v माइनस यू बाई टी करोगे इसे, है ना। ये फोर्स आया आपका, फोर्स इंटू टाइम करोगे तो ये टाइम से टाइम कट जाएगा, हाँ ऐसे हो सकता है, लेकिन बात तो घूम के वही आ गई ना, फिर आपकी बात तो घूम के वही आ गई, टी से टी कट गया तो क्या आ गया, ये एम बी माइनस एम यू आ गया, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम आ गया, पी टू माइनस पी वन, तो बात तो वही आ गई घूम फिर के, बात तो वही आ गई। पिछले क्वेश्चन में तो स्लोप नेगेटिव स्लो हो रहा था, शो हो रहा था, बट इसमें तो आगे कांस्टेंट शो हो रहा है। हाँ, इसमें नेगेटिव स्लोप था तो हमने इम्पल्स यहाँ पे निकाला, फिर यहाँ पॉजिटिव स्लोप है, फिर नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, तो हमने इम्पल्स यहाँ पे निकाला, या फिर यहाँ पे निकाल पाओगे आप इम्पल्स, है ना, यहाँ पे इम्पल्स निकाल सकते हो आप। यहाँ पे क्या हो रहा है, स्लोप आपका जीरो, मैंने वेलोसिटी जीरो मानी ना, तभी तो मैंने जीरो मानी, क्योंकि स्लोप जीरो है, और यहाँ वेलोसिटी कितनी मानी है, 5/6, तो चेंज इन जो आप इम्पल्स निकालोगे 5/6 माइनस जीरो करोगे, वहां पे आप क्या कर रहे थे, +1 -1 कर रहे थे, है ना, एक को +1 ले रहे थे, एक को -1 ले रहे थे आप, ऐसे कर रहे थे ना, -1 -1 -1, यहाँ पे आप जीरो कर रहे हो क्योंकि स्लोप है ही नहीं आगे फरीन। तो आई थिंक सरफराज और फरीन को क्लियर होगा। फाइनल एंड इनिशियल वेलोसिटी दोबारा बता दे, फरीन को क्लियर हो गया, सरफराज को क्लियर हो गया ना, ओके। हर्षिता पूछ रहे हैं फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी दोबारा बता दीजिए, फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी इस क्वेश्चन में पूछ रहे हो, ये जो मैंने अभी सरफराज को बताया वो पूछ रहे हो, पिछला वाला या ये वाला, इसमें डाउट है हर्षिता, कौन सी वेलोसिटी पूछ रहे हो फाइनल, ये वाला, फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी ना, आपका ग्राफ ऐसे हो गया था ना यार, ग्राफ एक ऐसे हो गया था, ऐसे हो गया था ना ग्राफ आपका, ऐसे था ऐसे, और फिर ऐसे हो गया, तो आपका एक्स कांस्टेंट हो गया ना, एक्स मान लो ये 5 मीटर है, तो 5 पे आके रुक गया होगा, ये एक्स इक्वल टू 5 पे, इसका एक्स इक्वल टू 5 कांस्टेंट हो गया, तो 5 पे आके रुक गया, ये वेलोसिटी जीरो हो गई, यानी इसका स्लोप जीरो हो गया, स्लोप भी तो जीरो है, स्लोप से देख लो, स्लोप से देखोगे तब भी वेलोसिटी जीरो है, और अगर आप ऐसे समझो कि भाई ये एक्स इक्वल टू 5 पे आके रुक गया तब भी वेलोसिटी जीरो है, तो फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी, और ये वाली वेलोसिटी आपकी कितनी है, स्लोप से निकालोगे आप टेन थीटा से, तो टेन थीटा लगाओगे यहाँ पे, तो टेन थीटा कितना आएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर आपका ये है, बेस ये है, परपेंडिकुलर आपका है 5 और बेस है आपका 6, तो ये 5/6 है, और यहाँ पे फिर ये स्लोप यहाँ पे जीरो था, तो तीनों वेलोसिटी आपको पता है ना, तो आप जब इम्पल्स यहाँ पे निकालोगे तो आप v2 इसको मानोगे, v1 इसको मानोगे, और जब यहाँ पे निकालोगे तो v2 इसको मानोगे, v1 इसको मानोगे, है ना। क्लियर है, क्या डाउट है इसमें आपको, कुछ और डाउट है, क्लियर हो गया, क्लियर हुआ, कोई और डाउट है इसमें, बाकी लोगों को क्लियर है, किसी को डाउट तो नहीं है इसमें, बाकी लोगों को डाउट है कोई, इम्पल्स जो हम निकालते हैं चेंज इन मोमेंटम से निकालते हैं, अब चेंज इन मोमेंटम वो डायरेक्ट भी दे सकता है आपको, वो आपको ग्राफ से पूछ सकता है, वो आपको वेक्टर फॉर्म में पूछ सकता है चेंज इन मोमेंटम, वो आपको इक्वेशन बना के दे सकता है, उसको आपको डिफरेंशिएट करना पड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो लेकिन कंसेप्ट सेम है कि इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, ओके, कंसेप्ट सेम है कि इम्पल्स हमारा जो निकलेगा वो चेंज इन मोमेंटम से ही निकलेगा, चाहे कुछ भी हो। ये देख लो, इसका क्या आ रहा है, बी आ रहा है, पिछले वाले का बी आ रहा था हमारा, ठीक है, इसका देखो पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर अ पार्टिकल ऑफ मास, दिस इज शोन, इम्पल्स एट टाइम 2 सेकंड इज, इम्पल्स एट टाइम 2 सेकंड इज, यानी t इक्वल टू 2 पे इम्पल्स कितना है, यानी यहाँ पे इम्पल्स कितना है, ये तो फटाफट से निकाल दो, इसमें तो कोई कर रही नहीं कुछ, मैंने पता है आपको क्या करना है, फटाफट से करो, ये भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम, ठीक है, वेलोसिटी टाइम नहीं है ये, डिस्प्लेसमेंट टाइम,
फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी आपकी कितनी है 2, 2 से 0 हो गई, तो 0 माइनस 2 करोगे फाइनल माइनस इनिशियल तो -2 आ जाएगा, मास से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.1, तो -0.2 आ जाएगा, -0.2। आई थिंक इसमें कुछ सोचना ही नहीं है आपको, कर लोगे तो, है ना, बी आंसर आएगा। ठीक है, किसी को डाउट तो नहीं है ना, सबको क्लियर हो गया, मोमेंटम सबको क्लियर हो गया ना, इंपल्स वाला कंसेप्ट। ओके, चलो फिर ये बताओ, क्लियर हो गया। ठीक है, तो इस केस में फोर्स टाइम ग्राफ दिया हुआ है और वेलोसिटी पूछ रहा है आफ्टर 10 सेकेंड। फोर्स टाइम ग्राफ दिया हुआ है एंड वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड इज, दिस इज द क्वेश्चन। करो आप लोग आराम से, मैं कुछ चाय वाय लेके आऊँ यार, सुबह से मैं भी बोर हो गया, थोड़ा चाय पीता हूँ। 2 क्लास पढ़ानी है आज तुम लोगों को, तो मुझे भी जोश चाहिए ना थोड़ा। हाँ भाई, ले आया मैं तो अपने लिए कॉफ़ी ले आया। इसका रहा बी, 10 मीटर पर सेकेंड, फोर्स टाइम ग्राफ डी 50 मीटर पर सेकेंड। ओके, फोर्स टाइम ग्राफ से क्या आ सकता है हमारा, इम्पल्स आ सकता है। अगर मैं फोर्स इंटू टाइम करूँ तो इम्पल्स होता है मेरा, और ये फोर्स टाइम ग्राफ दिया हुआ है, वाई और एक्स का फोर्स और टाइम है, यानी अगर मैं इस ग्राफ का एरिया निकाल लूँ तो मेरा इम्पल्स आ जाएगा, यानी चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा। इसका अगर मैं एरिया निकाल लूँ तो किसके बराबर होगा, P2 माइनस P1 के, बस, यानी कि V2 माइनस P1 के, एरिया निकाल लो, है ना, एरिया निकाल लो। ट्राइंगल, रेक्टेंगल, फिर ट्राइंगल मान लो या ट्रेपेजियम मान लो, फिर ट्राइंगल, ट्राइंगल पर रेक्टेंगल मान लो उसे, या ट्रेपेजियम मान लो, जो आपको मानना है, जिसका आपको फॉर्मूला याद है ना। देखो एरिया गलत मत निकालना, बस एरिया गलत निकालोगे तो आंसर आ ही जाएगा आपका। एरिया कितना आ रहा है इसका, 1/2 × 10, ये तो 10 आ जाएगा एरिया, पहला एरिया हो गया 10, दूसरा एरिया हो जाएगा 2 × 10, 20, तीसरा एरिया जो है, ट्रेपेजियम का फार्मूला लगा लो या फिर ब्रेक कर लो इसे रेक्टेंगल में, ये रेक्टेंगल हो गया, इसका एरिया हो जाएगा 2 × 10, 20, इसका तो 20 हो जाएगा, और इस वाले का हो जाएगा 1/2 बेस, बेस है इसका 2, हाइट है इसकी 10, तो 10 हो जाएगा इसका। इस वाले का एरिया हो जाएगा 6 और 4, बेस इसका है 6 और 10, यानी 4 तो इसका बेस है और 20 हाइट है,
तो 1/2 इंटू 4 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 इंटू 20 करेंगे तो 40 आ जाएगा। 40 इज द एरिया। इसका एरिया 10, इसका 20, इसका हो गया 30, 20 प्लस 10 और फिर 40, 30 और फिर 40, तो 40 और 20, 30, 70, 80, 90 और 10, 100। एरिया इज 100, 100, अगर मैंने सही निकाला होगा। अच्छा 100 है, बच्चों ने लिख भी दिया, मेरी हेल्प कर दी, थैंक यू। मास इज 2 kg। वेलोसिटी ऑफ आफ्टर 10 सेकंड बतानी है आपको, तो ओ मैंने लास्ट तक बता, मेरे को एरिया मैंने लास्ट तक लिया है 10 सेकंड तक, ठीक है। और मास पता है, इनिशियल एट रेस्ट दिया हुआ है, ठीक है, फिर तो अच्छा हो गया, ये 0 हो गया। बस 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 बस, हो गया, खत्म काम। क्लियर। तो इम्पल्स हमारा फोर्स इनटू टाइम यानी कि इसका एरिया, और इम्पल्स इज ऑल्सो इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो कुल घुमा फिरा के बाद ये आ गई आपकी, राइट, है ना। वैसे भी सेकंड लॉ से ही बोल सकते हो, सेकंड लॉ से आपका भी देखोगे, एफ इक्वल टू डी पी बाई डी टी होता है, फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो फोर्स इंटू डी टी इज डी पी, एंड बोथ साइड इफ यू इंटीग्रेट यू विल गेट एरिया ऑफ फोर्स टाइम ग्राफ इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो यहां से भी बोल सकते हो, वहां से भी बोल सकते हो, राइट। चलो आगे चलें। अभी बता देना डाउट भाई, फिर टेलीग्राम ग्रुप पे मत डालना ये वाला डाउट, है ना, फिर मत बोलना सर टेलीग्राम ग्रुप पे बता दो। क्लियर है सबको, आई होप। डी आंसर। तो ये क्वेश्चन क्लियर है सबको। ओके ओके ओके, गुड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो यही करना है हमें, क्वेश्चन करना है हमें ना, क्वेश्चन करने हैं। बच्चे अभी पूछते रहते हैं, यूट्यूब चैनल पे चलता रहता है ना, तो बच्चे पूछते रहते हैं फिजिक्स कैसे पढ़ें, क्या करें। मैंने कहा भाई फिजिक्स जिसको पढ़ने में मजा आ गया ना, उसका कुछ नहीं होने वाला। जिसको फिजिक्स पढ़ने में मजा आ गया उसका कुछ नहीं होने वाला। जिसको फिजिक्स करने में मजा आया उसका होगा। जिसको फिजिक्स करने में यानी क्वेश्चन करने में जैसे इंटरेस्ट आएगा उसी का कुछ होगा। जो पढ़ने में ये है, इसमें थ्योरी बहुत अच्छी आपको पढ़ा सकता हूँ, बहुत सारे पॉइंट लाके कर सकता हूँ, अच्छी थ्योरी बना दूंगा, लेकिन फायदा नहीं होगा, नीट में सिलेक्शन नहीं होगा आपका। ठीक है, तो थ्योरी कम पढ़नी है, क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करने हैं। तो हम लोग ट्राई ये करते हैं कि वी सॉल्व द मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, वही आपको काम आने वाला है। ठीक है, अब बच्चों की प्रॉब्लम क्या होती है कि बच्चे कहते हैं सर क्वेश्चन तो कर लेंगे लेकिन थ्योरी क्लियर नहीं है। भाई थोड़ी थोड़ी बहुत पढ़ लो थ्योरी, बाकी क्वेश्चन पढ़ के थ्योरी भी क्लियर क्वेश्चन पढ़ के ही होती है। थ्योरी पढ़ के क्लियर नहीं होती, क्वेश्चन पढ़ के ही होती है क्लियर। ठीक है, तो धीरे धीरे पढ़ लो। बट बस बच्चों की प्रॉब्लम ये होती है एक्चुअली उनको सिस्टमेटिक नहीं पता होगा कैसे पढ़ना है। तो सिस्टमेटिक पढ़ने के लिए ही कोचिंग होती है कि टीचर आपको बताता है कि भाई ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये कर लो, कब क्या करना है, कितना करना है। तो बस कोचिंग का रोल ये होता है, अदरवाइज आप खुद भी कर सकते हो, है ना, अदरवाइज खुद भी कर सकते हो, ऐसा कोई बड़ा काम नहीं है। तो उन बच्चों की प्रॉब्लम वही है कि उनको हो सकता है कि कहीं से सपोर्ट ना मिल पा रहा हो, तो माइट बी दैट्स वाई दे आर इन ट्रबल। तो मेरे को बड़ा दुख होता है कई बार, बच्चे कहते हैं सर हो नहीं पा रहा, कर नहीं पा रहे। चलो देखते हैं उनके लिए कुछ सोचते हैं, कुछ करते हैं उनके लिए। तो लेट लेट नेक्स्ट इज इक्विलिब्रियम। हाँ बस यही है यार, सॉल्व करते जाओ, यही होता है यार, होता ही है, मैं आपको बता तो रहा हूँ। क्रैश कोर्स होता है, यहाँ पे बच्चे आते हैं, आकाश के, यहाँ के, वहाँ के, इधर उधर इंस्टीट्यूट के बच्चे आते हैं, इतनी बड़े बड़े रजिस्टर भरे हुए हैं उनके, क्वेश्चन उसमें करे हुए 10 पूरे रजिस्टर में, और बाकी थ्योरी थ्योरी लाल पेन से, नीले पेन से, हरे पेन से, इतनी बढ़िया बढ़िया थ्योरी लिखी हुई है। टीचर ने सब लिखवा रखा उन्हें, लेकिन उन बच्चों को कुछ नहीं आता, उनसे होता कुछ नहीं है, क्योंकि उन्हें क्वेश्चन नहीं करे हुए, है ना। तो ऐसा नहीं करना। या फिर प्रॉब्लम क्या होती है बच्चे की कि उसको पता नहीं होता मेरे को कितना करना है, और वो इतनी बड़ी किताब लेके बैठ जाता है कोई पैकेज, अब वो बेचारा उसी में सफ़र करता रहता है। मैं टीचर आगे चला गया, टाइम है नहीं, 7 महीने का टाइम है, 6 महीने का टाइम है, उसमें सारा पढ़ना है, कौन से क्वेश्चन करूँ कौन से नहीं करूँ। तो यहाँ पे मैंने वही काम किया आपके लिए, मैंने सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन आपके सामने ला दिए, है ना। इम्पल्स इम्पल्स के क्वेश्चन एरिया वेरिया के जो हो सकते हैं मैं लिया है, जैसे यहाँ पे आगे भी ऐसे क्वेश्चन आते रहेंगे, तो मैं सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन आपके सामने जो आ सकते हैं वो ले आऊंगा। तो मैक्सिमम जो नीट में क्वेश्चन आएंगे, आप मैक्सिमम क्वेश्चन कर सकते हो, है ना। एक आधा क्वेश्चन हो सकता है कि डिपेंड करता है भाई, कई बार ऐसा क्वेश्चन आया था जो बिल्कुल ही अलग आ जाए आउट ऑफ वो, उसमें आपको सोचना पड़ेगा। मैंने ऐसा नहीं आएगा मैंने पढ़ा नहीं रखा, पढ़ा तो रखा होगा, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा उसमें, ठीक है। अदरवाइज आप मैक्सिमम क्वेश्चन इससे कर लोगे। तो मेरा काम ही ये है कि आपका काम को आसान करना। मैं आपको ये बोलूँ भाई कि आप 1 लाख क्वेश्चन कर लो, ये किताबें सॉल्व कर लो, मान लो बोलो भाई एररलेस फिजिक्स सॉल्व कर लो पूरी किताब, तो एररलेस फिजिक्स में मुझे लगता है पता नहीं कितने हजार क्वेश्चन, लाखों क्वेश्चन होंगे, है ना। उसमें एक चैप्टर में 700 क्वेश्चन है शायद,
और ऐसे ऐसे मेरे ख्याल से उसमें जो है 30-40 चैप्टर हैं, अब वो कितने हजार क्वेश्चन हो गए, है ना। तो 40,000 क्वेश्चन हो गए उसमें, फिर और सेक्शन भी हैं अलग अलग, 40,000 क्वेश्चन हो गए। तो मेरा काम है 40,000 क्वेश्चन, आप कर ही नहीं सकते 40,000 क्वेश्चन 6 महीने में। तो मेरा काम है उस चीज़ को 4-5 हजार क्वेश्चन पे लेके आना, है ना, कि आप 4,000 क्वेश्चन कर लो तो आपका काम हो जाए, 40,000 ना करना पड़े आपको। तो मेरा काम यही है बस, ठीक है। बाकी आपको ही करना है सब कुछ, बाकी सब आपका ही काम है, राइट। तो ये अच्छा है कि हम लोग यहाँ पे सिस्टमेटिक चल पा रहे हैं, चीज़ों को हम समझ पा रहे हैं, ठीक है। अगर आप ये ढंग से करते रहोगे ना, ट्रस्ट मी, आप आराम से क्वालिफाई करोगे इसमें, फिजिक्स में डरना मत, बड़े आराम से करोगे, बस करते जाओ सारा, रुको मत, ठीक है। तो नेक्स्ट इज इक्विलिब्रियम। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिजिड बॉडी इज, क्या होगी हमारी। अगर देखो इक्विलिब्रियम दो तरह का होता है आपका, एक तो होता है आपका ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम, एक होता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम कब होता है, बॉडी को इक्विलिब्रियम में कब बोलते हैं, जबकि या तो बॉडी रेस्ट में हो या फिर बॉडी जो है कॉन्स्टेंटली मूव कर रही हो कांस्टेंट स्पीड से, यानी कि उस पर जो है नेट फोर्स जीरो हो, नेट फोर्स जीरो हो तो हम कहते हैं बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम में। तो फोर्स जीरो होगा तो या तो वो रेस्ट पे होगी या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही होगी, या तो रेस्ट पे होगी या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही होगी, ऑब्वियसली, है ना। एक्सेलरेशन जीरो है तो दो ही केस हो सकते हैं, या तो रुकी हुई रहे या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही हो, ठीक है। तो हमारा F0 इज द कंडीशन फॉर द ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम कब आता है आपका, रोटेशन चैप्टर में देखेंगे। कोई चीज रोटेट ना करे उसके लिए कंडीशन क्या है, कि टॉर्क जीरो हो। उसके लिए कंडीशन ये है कि टॉर्क आपका जीरो हो, तो वो नेसेसरी कंडीशन है फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ अ रोटेशनल इक्विलिब्रियम फॉर अ बॉडी। तो अगर कोई बॉडी रोटेट भी नहीं कर रही मान लो और चल भी नहीं रही, तो दोनों जीरो होंगे, फोर्स भी जीरो होगा, टॉर्क भी जीरो होगा, है ना, दोनों जीरो होंगे। अब कई बार क्या होता है आपकी कि इक्वेशन में कई सारे वेरिएबल होते हैं, एक फोर्स T1 इधर को कर रहा है, T2 इधर को कर रहा है, तो आपको निकालनी है वैल्यू T1 T2 की, mg फोर्स आपने नीचे लगा रखा है, तो आपको एक इक्वेशन उसमें निकलेंगी नहीं। आपको पता है भाई जितनी आपकी इक्वेशंस होती हैं उतने वेरिएबल आप निकाल सकते हो। अगर दो वेरिएबल की इक्वेशन, हमारी 10th क्लास में आपने देखी होगी, इक्वेशन आपकी एक्स और वाई में होती थी, तो उन्हें सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन दी जाती थी आपको, है ना, 3x + 5y = 7 मान लो, एक कुछ और दे देंगे 8x + 9y = 13, इनको सॉल्व करो। दो वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए, तीन वेरिएबल होंगे तो तीन इक्वेशन चाहिए कम से कम, है ना। तो क्या होता है, जितनी आपकी इक्वेशन ज्यादा होती हैं उतने आप वेरिएबल ज्यादा सॉल्व कर सकते हो, उतने आप वेरिएबल ज्यादा सॉल्व कर सकते हो। तो अगर फोर्स = 0 आया, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और मैंने आपको बताया था कि जो वेक्टर होता है उसको मैं स्पेस में तीन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में डिवाइड कर सकता हूं, fx fy fz जैसे, है ना, fx fy fz, और x y z जो है आपस में इंडिपेंडेंट है, आपस में इंडिपेंडेंट है। मतलब इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ कि x का कोई भी कंपोनेंट y की तरफ नहीं होता और y का z की तरफ नहीं होता, ऐसी z का x की तरफ नहीं होता, तो ये तीनों आपस में इंडिपेंडेंट है। अगर कोई फोर्स बीच में होगा मान लो, तो उसके तो कंपोनेंट आप ब्रेक कर सकते हो x और y में, लेकिन आप x को y में नहीं कर सकते या y को x में नहीं कर सकते ब्रेक, ठीक है। अदरवाइज ब्रेक हम नहीं कर सकते तो उसके कोई कंपोनेंट इधर को नहीं होगा, तो कंपोनेंट ना होने का मतलब वो इंडिपेंडेंट है, वो इंडिपेंडेंट है। तो हम इंडिपेंडेंटली क्या देख सकते हैं फिर कि fx भी जीरो होगा, अगर f जीरो है तो इसका मतलब fx भी जीरो होना चाहिए, fy भी जीरो होना चाहिए, fz भी जीरो होना चाहिए, ठीक है, ये होगा। अदरवाइज अगर मान लो एक इसमें से जीरो ना हो कोई भी, तो क्या होगा, fy जीरो है, fz जीरो है, fx जीरो नहीं है, तो बॉडी क्या होगी, x डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो जाएगी, x डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो जाएगी, है ना। तो ऐसा तो नहीं होता, मान लो बॉडी अगर रेस्ट में है तो उसके तीनों एक्सेलरेशन जीरो हैं, x भी और y भी और z भी, तो उस केस में वी कैन से कि fx fy fz सेपरेटली आर जीरो। सिमिलरली जब टॉर्क की बात करेंगे तो टॉर्क जो होता है वो अबाउट सम एक्सिस होता है, एक्सिस। तो अगर हमारा टॉर्क जीरो है तो तीन परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट जीरो होगा, इनको हम एक्स वाई और जेड एक्सिस बोल सकते हैं। वी कैन सेपरेटली टेक जनरल डाउट है सरफराज, अगर अभी का है तो लिख दो, अदरवाइज टेलीग्राम ग्रुप तो है ही आपके पास, बाद में पूछ लेना अगर आपको लग रहा है इससे रिलेटेड है। अभी आने वाला है, वैसे न्यूटन लॉ आएगा इनर्शिया तो पूछ लेना, अभी इनर्शिया आने वाला है। fx fy fz can be taken as 0, similarly torque can be taken as 0, तो दिस इज द कंडीशन फॉर द रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो ये हमारी कंडीशंस हैं, राइट। जैसे ये क्वेश्चन है मान लो,
अब इस क्वेश्चन में देखो, ये कह रहा है कि टेंशन बताओ, इसमें एंगल थीटा कितना होगा, तो टेंशन वगैरह लगेंगी आपकी, तो बताओ कैसे सॉल्व, कितना आंसर आएगा इसका। ये ऐसे टांगा हुआ है ना आपने, √2m, और ये एंगल थीटा है, तो यहाँ पर टेंशन इधर को लगेगी, सिमेट्री है दोनों तरफ, तो टेंशन बराबर होंगी। एंगल बताना है आपको, तो वही करेगा, कंपोनेंट ब्रेक करोगे। वाई डायरेक्शन में वी कैन राइट Fy इक्वल टू 0, करो इससे कितना आंसर आएगा, 45। टी कॉस थीटा एंड टी इक्वल टू mg होगा, ये mg है और ये t है। अगर इसमें t है टेंशन, तो यहाँ भी t होगा, यहाँ भी t होगा, यहाँ भी t होगा, सब जगह t होगा आपका, तो यहाँ भी t होगा, यहाँ भी t होगा, है ना। हाँ अभी सरफेस आएगा भी, है ना, तो देख लेना, वहाँ पे इनर्शिया के क्वेश्चन भी हैं कुछ, तो वहाँ पे देख लेना क्या डाउट है। ऐसे बनेगा कंडीशन ना, तो t इक्वल टू mg के बराबर हो जाएगी यहाँ से, तो और यहाँ से क्या बनेगी कंडीशन, t का कंपोनेंट ब्रेक करना पड़ेगा इस डायरेक्शन में, t कॉस थीटा, और ये भी ऐसी हो जाएगा, t कॉस थीटा, 2t कॉस थीटा हो जाएगा इक्वल टू इसके, एक इक्वेशन आप पे ये आ गई, दिस इक्वल टू दिस, ये जो फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में आए वो डाउनवर्ड फोर्स के बराबर होंगे, और डाउनवर्ड फोर्स कितना होगा, √2mg। देखो क्या इक्वेशन बनती है, 2t कॉस थीटा जो होगा √2mg के बराबर होगा, और t कितना था, mg के बराबर। तो ऐसे अगर आप सॉल्व करोगे तो t आपका mg के बराबर है, तो t से mg काट सकते हो, तो कॉस थीटा आपका आ गया √2/2, विच इज 1/√2। दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट, करेक्ट। ठीक है, आई होप सबको क्लियर होगा ये, आई होप ये सबको क्लियर होगा। चाय पी लो एक सिप, कॉफी, अरे यार बड़ी कड़वी है। $45 राइट, ठीक। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बताते हुए चलूँ जो आगे काम आएगी आपके, एक बात बताते हुए चलूँ जो आगे काम आएगी। सबने निकाल लिया ना, किसी को डाउट तो नहीं है, डाउट है तो लिख दो एक बार, अगर डाउट है तो लिख दो, मैं अदरवाइज कुछ चीज़ बताना चाह रहा हूँ आपको, जल्दी लिख दो फटाफट, डाउट है किसी को तो। ठीक है, तो आई एज्यूम देयर इज नो डाउट। मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि जो टेंशन है आपने सेम मानी है स्ट्रिंग में, ठीक है, सेम मानी है स्ट्रिंग में, उस स्ट्रिंग में टेंशन सेम मानने के लिए क्या कंडीशन होती है, आप एक स्ट्रिंग में सेम टेंशन मानते हो ना थ्रू आउट द स्ट्रिंग, कंडीशन क्या होती है, कोई बता सकता है मुझे क्या कंडीशन है कि मैं स्ट्रिंग में सेम टेंशन मानूं, कोई कंडीशन होती है या विदाउट कंडीशन चल जाएगा। अगर मेरा ये स्ट्रिंग है तो मैं टेंशन यहाँ पे टी मानता हूँ और यहाँ पे भी टी मानता हूँ, करेक्ट, करेक्ट, मासलेस होना चाहिए, स्ट्रिंग शुड बी मासलेस। वाई, वाई शुड बी मासलेस, बिकॉज देखो मान लो ये केस है आपका,
इस केस में अगर मान लो मासलेस ना होता तो क्या होता टेंशन यहाँ पे? यहाँ पे जो टेंशन होती है वो mg को बैलेंस कर रही है केवल। तो यहाँ टेंशन मान लो टी आती है, वो mg को बैलेंस कर रही थी। लेकिन मान लो यहाँ पे टेंशन में निकालता ऊपर टी डैश, तो जो टी डैश होती इसको mg को ही बैलेंस करना पड़ रहा है, प्लस जो इतना मास होगा रोप का वो भी बैलेंस करना पड़ रहा है। तो टी डैश मेरा क्या आता है फिर? mg प्लस कोई स्मॉल m मान लो मास इंटू जी, जो इस रोप का मास होता है इतना, इतनी रोप का जो मास होता स्मॉल m वो आता। दिस वुड बी आवर टी डैश। तो टी हर पॉइंट पे फिर डिफरेंट आता है क्योंकि मास आपका वेरी कर रहा है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मास मेरा ये जीरो है, इफ दिस इज जीरो देन आई कैन राइट टी डैश इक्वल टू ऑल्सो mg। तो टी डैश मेरा यहाँ पे mg आ जाएगा और ये भी mg था। तो इस केस में अगर मास जीरो है रोप का, मास लेस है रोप, तो वी कैन एज्यूम द सेम टेंशन थ्रू आउट द स्ट्रिंग। अच्छा बता दिया मैंने आपको। रोप भी सेम होनी चाहिए आपके, स्ट्रिंग भी सेम होनी चाहिए ना। सेम स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं हम लोग, डिफरेंट स्ट्रिंग की बात नहीं कर रहे। जैसे यहाँ पे दो स्ट्रिंग थे ना, तो टेंशन भी डिफरेंट। जैसे आपके स्ट्रिंग यहाँ पे थे, ऐसे थे, टी यहाँ पे था, ये टी यहाँ पे था, और ये यहाँ पे √2 mg था। तो डिफरेंट भी आ सकता है। जैसे टी कितना आया था आपका? mg आया था, और अगर इस वाली रोप पे निकालोगे तो टी डैश कितना आएगा? ये √2 mg आएगा। तो यहाँ पे टेंशन डिफरेंट है। ठीक है, तो ये रोप सेम है बट दिस रोप इज डिफरेंट। ठीक है, तो एक रोप में सेम टेंशन आएगी, राइट? ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर सी आ रहा था पिछले वाले का, 45 डिग्री। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो। T1 in the horizontal direction in the horizontal string कितना होगा? दीपांशु ने निकाल भी दिया। 2√3, हिमांशु कह रहे हैं 2/√3, ए ऑप्शन। T1 बेटा सी, ए। इसमें भी वही करेंगे, फोर्स को ब्रेक करेंगे। T1 इधर को है, इस वाले फोर्स को कुछ मान लो, T2 मान लो, जो आपको T2 मान लो इसको। ये एंगल आपका 30 है, 30 डिग्री है। ये T2 है, ये 2 kg वेट है। ठीक है, ये एंगल 30 है तो ये भी 30 होगा। बस यहाँ से इक्वेशन बना लो। 2√3। ओके, तो यहाँ पे जो टेंशन होगी इसको कुछ मानना पड़ेगा। इसमें टेंशन कुछ और मान लो, T3 मान लो। तो यहाँ T3 है, यहाँ पे T3 नीचे को हो जाएगी, यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे नीचे, और T2 ऐसी होगी। अब ये तीनों यहाँ पे इस पॉइंट पे तीन टेंशन काम कर रही है। T1 इधर को, T3 नीचे, और T2 ऊपर को। तीन टेंशन काम कर रही है ना? तो ये आपस में बैलेंस करेंगी। तो T1 और T3 तो एक्स और वाई डायरेक्शन में है। T2 को ब्रेक करना पड़ेगा कंपोनेंट में। T2 का कंपोनेंट इधर को ब्रेक करना पड़ेगा, T2 cos 30। तो ये हो जाएगा T2 cos 30, और इस डायरेक्शन में ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा T2 sin 30, cos 30 sin 30। बस T2 sin 30 जो होगा वो T1 के बराबर होगा, और T1 हमारा नहीं पता।
सॉरी T2 साइन 30 जो होगा T3 के बराबर होगा। T3 हमें पता है 2 kg वेट, यानी 2 इंटू जी। kg वेट का मतलब होता है, अच्छा kg वेट में आंसर निकालना है, 2 kg वेट को देखेंगे आगे अभी क्या होता है। T2 ये हो गया, एक्स डायरेक्शन में देखें अब, T2 cos 30 इक्वल टू, इधर को क्या है T1, ये T1 आया। ठीक है, तो यहाँ से T2 की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि ये 2 है, साइन 30 है 1/2, तो मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा ये, तो T2 की वैल्यू 4 आ जाएगी। cos 30 आपका होता है √3/2 विच विल बी इक्वल टू T1। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो 2 से हमारा जो निकल के आया वो क्या आया, T1 इक्वल टू 2√3। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। अच्छा, 2√3, राइट। हाँ, लेमी से भी हो सकता है ऑब्वियसली, बिल्कुल हो सकता है लेमी से, है ना। एंगल अगर आप लोगे तो लेमी से भी हो सकता है। F1 बाय कॉस थीटा 1 इक्वल टू एफ करा था ना मैंने, कॉस अल्फा दिस फोर्स बाय, सॉरी साइन अल्फा ऑफ दिस इक्वल टू दिस फोर्स बाय साइन बीटा ऑफ दिस, ऐसे करके कर सकते हैं, दिस फोर्स इनटू साइन ऑफ गामा। तो लेमी थ्योरम से भी कर सकते हो, लेकिन ये अच्छा है क्योंकि आगे जाके हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। लेमी तो हम यूज करते नहीं यूजुअली, है ना, क्योंकि आगे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन जब आएंगे, मान लो 3 से ज़्यादा स्ट्रिंग लगा दोगे तो फिर लेमी थ्योरम वहाँ फंस जाएगी। तो इसलिए बेसिक यहाँ से हम करते हैं, ठीक है। आई होप ये सबको क्लियर हो गया। चलो, सी आंसर आ रहा है हमारा 2√3, राइट। चलो, मास, ये देखो क्वेश्चन, एंगल मेड बाय द रोप विद द वर्टिकल इन इक्विलिब्रियम इज। क्वेश्चन को समझो पहले, रोप की इनिशियल शेप क्या होगी, बाद में कैसे होगी, फिर निकालो। फिर निकालो, फिर निकालो, फिर निकालो। Mass of 5 kg is suspended by a rope of length 2 meter from a ceiling. Force of 50 Newton in horizontal direction is applied. कहाँ पे? Mid of the rope. So angle made by the rope with the vertical in equilibrium position will be how much? ऐसा केस है ये। 1 मीटर पे आपने लगाया फोर्स, मिड पॉइंट पे, 5 kg का वेट, 50 न्यूटन का फोर्स। फाइनल से बन जाएगी रोप की ऐसे। देखो अब कैसे निकालूंगी, पिछले पिछले क्वेश्चन की तरह ही है ना ये, जैसे पिछला क्वेश्चन था वैसे तो है। निकालो, आपको एंगल चाहिए फाइनली वर्टिकल के साथ। व्हाट इज दिस एंगल, थीटा।
निकालो, टेंशन मान लो, T1 T2 मान लो, सॉल्व कर लो उनको। तो ये डायग्राम ऐसा बना सकते हो आप, एफ इधर को है, T1 इधर को है, T2 इधर को है, और ये एंगल आपका अगर ये 30 है वर्टिकल के साथ, तो ये एंगल भी 30 होगा, यानी ये 60 होगा, तो ये 30 है मान लो। दिस एंगल विल बी 30 डिग्री। ठीक है, अब सॉल्व कर लो। एफ आप T1 तो आपको पता ही है 5G होगा, बस यहाँ पे सॉल्व कर लो। एफ भी निकाल सकते हो आप, एफ तो दिया ही हुआ है वैसे भी। एफ कितना दिया हुआ है भाई? एंगल निकालना है हमें, एंगल दिया नहीं हुआ, थीटा तो निकालना है। एफ दिया हुआ है, एफ इज 50 न्यूटन। ये थीटा हो जाएगा, करो। T2 cos थीटा इक्वल टू 5G हो जाएगा, और T2 sin थीटा 50 हो जाएगा। तो ये तो बराबर आ रहा है दोनों, ये तो दोनों बराबर आ रहा है। तो क्या आया फिर आंसर? आगे सबका भाई यही तो आ रहा है। T2 cos थीटा आपका आ रहा है T1 के बराबर, यानी 5G आ रहा है, यानी 50 आ रहा है। और जब इधर को बैलेंस कर रहे हो, ये तो एक्स वाई डायरेक्शन में हुआ, एक्स डायरेक्शन में जब करोगे तो क्या आ रहा है? T2 साइन थीटा, सॉरी 30 नहीं है यार, थीटा है, साइन थीटा इक्वल टू T2 साइन थीटा इक्वल टू 50। तो ये भी 50 आ रहा है, और ये भी 50 आ रहा है। तो यहाँ से तो मेरा ये आ रहा है कि टेन थीटा, अगर मैं डिवाइड करूँ तो टेन थीटा 1 आएगा, यानी कि थीटा मेरा 45 आ रहा है फिर तो। अभी शिवानी को समझ में नहीं आ रहा, अभी आ जाएगा धीरे धीरे यार, अभी तो शुरू हुआ है चैप्टर। शिवानी डायग्राम समझ में आ गया? डायग्राम ऐसे ही बनाया आपने? बाकी लोगों को अगर डाउट है तो लिख दो एक बार, बाकी लोगों को डाउट है तो लिख दो। शिवानी डायग्राम समझ में आ गया? जल्दी लिखो फटाफट। डायग्राम आ गया समझ में कैसे बनेगा? बाकी लोगों को क्लियर है? शिवानी जल्दी लिखो, डायग्राम क्लियर हुआ? ये वाला डायग्राम और ये वाला डायग्राम क्लियर हुआ? ऐसे बनेगा। बाकी लोगों को क्लियर है ना? ओके। जिनको समझ नहीं आ रहा तो फिर उसको लेक्चर को दोबारा देखना पड़ेगा उनको एक बार, है ना? क्लास जब खत्म हो जाएगी शाम को, एक बार दोबारा खुद निकालना पड़ेगा फिर, तभी समझ में आएगा। वैसे भी शुरू ही है क्लास यार, अभी तो ये तो चलता रहेगा। T2 कॉस थीटा साइन थीटा सब समझ में आ जाएगा। ये 30 नहीं था, यहाँ पे थीटा था ना, थीटा कर लेते हैं इसे। शिवानी लिखा ही नहीं कुछ, पता नहीं शिवानी डिस्कनेक्ट तो नहीं है? वही तो ना, कनेक्ट डिस्कनेक्ट होते हैं फिर तो और प्रॉब्लम आती है। ओके, एक्चुअली मैं दोबारा बता दे रहा हूँ, ये हमारा फिगर था, उसने बोला 2 मीटर की रोप है, आपने बीच में फोर्स लगाया, 2 मीटर की रोप में बीच में फोर्स लगाया, तो 2 मीटर की रोप से 5 किलो का मास, 5 किलो का मास टंगा हुआ था, 5 किलो का मास टंगा हुआ था 2 किलो की रोप से, सॉरी 2 मीटर की रोप से। तो मैंने फिगर फिर ऐसा बनाया, जब फोर्स आपने इधर को लगाया तो रोप इधर को आ जाएगी, तो रोप हमारी ऐसे हो जाएगी, तो वर्टिकल से कुछ एंगल बनाएगी ये थीटा में निकालना था कि ये थीटा कितना होगा। ठीक है, अब जब ये एंगल बनाएगी वर्टिकल से, तो इसका डायग्राम ऐसे बन जाएगा, कुछ ऐसे बन जाएगा। अब मैंने इस पॉइंट पे सारे फोर्स लिखे हैं,
तो ये फोर्स मेरा F इधर को काम कर रहा था तो मैंने ऐसे लिखा, T2 मेरा इधर को काम कर रहा है। एक्चुअली किसी पॉइंट पे सरफराज पूछ रहे हैं शायद कि टी की डायरेक्शन क्या कैसे निकालते हैं हम लोग, है ना। तो देखो टी हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी होता है। टी जो होता है, सद्दाफ पूछ रहे हैं, टी जो होता है हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी होता है। तो अगर मान लो यहाँ पे वायर ऐसे होती, तो आप यहाँ पे अगर टी देखोगे तो यहाँ पे अवे फ्रॉम द सीलिंग होगा, यानी कि इधर को होगा टी। और अगर यहाँ पे देखोगे तो अवे फ्रॉम द ब्लॉक होगा। टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी होगा, क्योंकि टेंशन क्या कर सकता है, किसी बॉडी को खींच सकता है। टेंशन लगा के आप किसी बॉडी को खींच सकते हो, आप धक्का नहीं दे सकते। आप धागे से धक्का दे सकते हो किसी को? धक्का दे नहीं सकते आप। मासलेस स्ट्रिंग आपका वैसे कमजोर स्ट्रिंग है, धक्का तो आप दे नहीं सकते, आप खींच सकते हो। तो टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी होता है, अवे फ्रॉम द पॉइंट होता है ना। लेकिन अगर बीच में लूँ कहीं में, आप बोलोगे बीच में कहाँ होता है फिर, तो बीच में दोनों दोनों साइड को मानते हैं कि इस साइड भी टेंशन है, इस साइड भी टेंशन है। तो हमें इससे तो मतलब होता नहीं बीच वाली पार्ट से, हमें मतलब होता है जहाँ पे ये कांटेक्ट में है बाहर की बॉडियों से। तो जहाँ पे भी ये कांटेक्ट में है बाहर की बॉडी से, वहां पे हमेशा ये अवे फ्रॉम द बॉडी आपका होता है, राइट। अपोजिट टू द मास तो है इस केस में, लेकिन इन जनरल जो होता है वो अवे फ्रॉम द बॉडी होता है, ठीक है। तो इस केस में जो है तो इस केस में टेंशन की डायरेक्शन हमने ली है। आप देखोगे मैंने यहाँ पे क्या लिया, इस पॉइंट पे आप देखोगे तो मैंने टेंशन T1 नीचे लिया है, इसी पॉइंट पे टेंशन T2 इस साइड को अवे लिया है, धक्का नहीं मार सकता ये, ठीक है। तो टेंशन की डायरेक्शन मैंने अवे फ्रॉम द पॉइंट लिए दोनों, T1 भी और T2 भी। और फोर्स तो आपका इधर को है ही, तो फोर्स तो आप ये लोगी। राइट, टेंशन एंड फोर्स की डायरेक्शन क्लियर हो गई। शिवानी ने अब लिखा आंसर। शिवानी डायग्राम भी क्लियर नहीं हुआ, ये क्वेश्चन पढ़ के डायग्राम क्लियर नहीं हुआ आपको कि डायग्राम ऐसा बनेगा? ये क्लियर है, ये वाला डायग्राम, और उससे फिर ये बनेगा, इतना क्लियर नहीं हुआ? जल्दी बताओ यार। हाँ, हम हमेशा अवे फ्रॉम द पॉइंट लगाएंगे, टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम द पॉइंट लगेगी। जहां भी आप देखोगे, आप जब निकालोगे तो अवे फ्रॉम द पॉइंट लोगे टेंशन, है ना, कहीं टुवर्ड द उस पॉइंट की तरफ नहीं लेते हम, अवे लेते हैं हमेशा, क्योंकि टेंशन उसे खींचेगा ना उस पॉइंट को। तो किसी पॉइंट पे फोर्स निकाल रहे हैं, मान लो किसी ब्लॉक पे निकाल रहे हैं या किसी पुली पे निकाल रहे हैं, तो हम अवे फ्रॉम द पुली लेंगे, अवे फ्रॉम द ब्लॉक लेंगे, अवे फ्रॉम द पॉइंट लेंगे। तो यहाँ पे हमने जैसे पॉइंट लिया, अगर आप ब्लॉक पे लोगे तो अवे फ्रॉम द ब्लॉक लोगे टेंशन, पुली पे लोगे तो आप ऐसे दिखाते हो टेंशन को, ऐसे तो दिखाते हो टेंशन को, अवे फ्रॉम द पुली दिखाते हो, ठीक है। और आपको अगर ऐसे ऊपर वाली जो रोप होती है उसमें ऐसे दिखाते हो टेंशन, तो हमेशा टेंशन इज अवे फ्रॉम द बॉडी, टेंशन इज अवे फ्रॉम द बॉडी, राइट। ओके, तो ठीक है। तो हमने क्या किया, ये डायग्राम बनाया, डायग्राम बनाने के बाद हमने ये फोर्स लिखे सारे, टेंशन मैंने अवे फ्रॉम द पॉइंट लिए दोनों, तीसरा मेरा फोर्स था, तीनों को मैंने इक्विलिब्रियम में है, पार्टिकल रुका हुआ है, तो मेरे फोर्स आपस में बराबर होंगे, एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में बराबर होंगे। तो मैंने पहले वाई डायरेक्शन में इक्वेशन लिखी, वाई डायरेक्शन में दो फोर्स हैं, एक T2 का वाई कंपोनेंट है और एक ये वाला फोर्स है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ऐसे जब मैंने एक्स में लिखा, एक्स में मेरा T2 का एक्स कंपोनेंट होगा और 50 होगा, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, बराबर होंगे। तो ये इक्वेशन मेरी दोनों बनी, इनको सॉल्व किया तो टेन थीटा इक्वल टू 45 आया, 45 आया, और थीटा इक्वल टू ये आया। तो शिवानी को टेंशन तो क्लियर हो गया मुझे लगता है, अब टेंशन तो क्लियर हो गया ना, टेंशन किधर को लगाते हैं। तो टेंशन मैंने अवे लगाई और उसके बाद मैंने कंपोनेंट ब्रेक किए, उसको फिर सॉल्व किया। शिवानी समझ में आया? जल्दी बताओ, क्योंकि आगे यही क्वेश्चन आने वाले हैं, अब ऐसी अब यही कहानी चलने वाली है आगे। आई होप ये सबको क्लियर हो गया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन अभी आगे बहुत आने वाले हैं, जहां पे आपको कंपोनेंट ब्रेक करने पड़ेंगे और टेंशन की डायरेक्शन देखनी पड़ेगी, किधर को टेंशन लग रहा है, क्या लग रहा है। तो टेंशन, ओके गुड, शिवानी को भी क्लियर है। टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी लगेगा हमेशा, है ना, अवे फ्रॉम द बॉडी। तो यहां पे हमें न्यूटन का फर्स्ट लॉ
समझ लेते हैं पहले क्या होता है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया होता है, क्या बोलता है, एवरी बॉडी, जो भी कोई बॉडी है, कंटिन्यू टू बी एट स्टेट ऑफ रेस्ट, वो रेस्ट में ही रहेगी, या फिर अगर यूनिफॉर्मली चल रही है, मोशन में है, तो मोशन में ही रहेगी। कब तक? जब तक आप उस पर कोई फोर्स ना लगाओ, जब तक आप उस पर कोई फोर्स ना लगाओ, ठीक है। जो आप फोर्स लगाओगे तब चलती हुई वेलोसिटी, मैंने कोई बॉडी जो चल रही है, चलती हुई बॉडी की स्पीड कम हो सकती है या बढ़ सकती है, या फिर बॉडी अगर रेस्ट में है तो चलना शुरू कर सकती है, चलना शुरू कर सकती है बॉडी, या फिर अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो उसकी हो सकता है स्पीड सेम रहे लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाए, तो उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। यानी फोर्स 3 काम कर सकता है, किसी बॉडी को, रुकी हुई बॉडी को चला सकता है, या चलती हुई बॉडी को रोक सकता है, या फिर चलती हुई बॉडी की डायरेक्शन चेंज कर सकता है, चलती हुई बॉडी की डायरेक्शन चेंज कर सकता है। तो ये तीनों काम होने के लिए, किसी बॉडी को वेलोसिटी बढ़ने के लिए, घटने के लिए, या वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने के लिए, जो चाहिए होता है हमें, क्या चाहिए होता है? फोर्स। हमें क्या चाहिए होता है? फोर्स। तो अगर आप फोर्स नहीं लगाओगे तो रुकी हुई बॉडी अपनी जगह पे रुकी रहेगी। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ, इसको क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसे हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। बॉडी अपनी जगह पे रुकी रहेगी। एग्जांपल दे सकते हो मुझे इनर्शिया ऑफ रेस्ट के? इनर्शिया ऑफ रेस्ट के एग्जांपल, जब तक आप फोर्स नहीं लगाओगे बॉडी अपनी जगह पे रुकी रहेगी। क्या क्या एग्जांपल हैं, जल्दी बताओ फटाफट से। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, जल्दी बताओ फटाफट एग्जांपल यार, अलग अलग एग्जांपल बताना, एक जैसे मत बताना। बॉडी रुकी हुई तो रुकी रहेगी, उससे क्या फर्क, कहाँ कहाँ फर्क पड़ता है हमें? मैंने अगर देखो यार, वैसे वो तो ठीक है, तो ऐसे तो कई सारे एग्जांपल हो सकते हैं। अगर आप देखो जहाँ पे आप इन सब चीज़ों का आपको अनुभव हो रहा है, मैंने एक फीलिंग आ रही है कि यहाँ पे कोई इनर्शिया काम कर रहा है। जैसे कि आप बस में बैठे हो और बस सडनली चल पड़े, तो आपकी बॉडी क्या होती है? आपकी बॉडी जो है, नीचे वाली बॉडी तो कांटेक्ट में है बस के, तो चल पड़ती है एकदम से, लेकिन ऊपर वाली बॉडी कांटेक्ट में नहीं है, तो वो रुकी रहेगी अपनी जगह पे। तो क्या होगा, आपकी बॉडी नीचे वाली आगे चल पड़ी और ये बॉडी रुकी रही, तो क्या होगा, एकदम से आपको झटका लगेगा, पीछे को झटका लगेगा आपकी, क्योंकि ये वाली बॉडी रुकी हुई है और जो नीचे वाली बॉडी है वो आगे को जा रही है, तो आपको क्या लगेगा, पीछे को झटका लगेगा। तो दिस इज व्हाट इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दिस इज द एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सिटिंग इन द बस। ठीक है, तो बस जब स्टार्ट करती है तेजी से, एकदम से अगर एक्सेलेरेट करे या तेजी से स्टार्ट करे, तो आपको इनर्शिया ऑफ रेस्ट का फीलिंग आएगी, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की फीलिंग आएगी। यहाँ पे इनर्शिया ऑफ रेस्ट काम कर रहा है। और कहाँ पे आ सकती है? आम का पेड़ है, मान लो आपने आम तोड़ने हैं, आपने पेड़ हिलाया, पेड़ हिलाया तो आम नीचे गिरते हैं, इसमें भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। कैसे? आम जो है अपनी जगह पे रुका हुआ है, अब आपने पेड़ हिलाया तो पेड़ की टहनियां हिली, टहनियां जो है उससे वो हिली, तो वो हिलने की कोशिश कर रही है, आम अपनी जगह पे रुका रहना चाहता है, तो जो आम होगा वो क्या होगा, नीचे गिर जाएगा, टहनी हिल जाएगी, आम नीचे गिर जाएगा। दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। वहां पे भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट काम कर सकता है। ठीक है, और कहाँ पे हो सकता है? जैसे मान लो कारपेट है, कोई कारपेट को झाड़ना है मुझे, तो मैंने कारपेट को सीधा किया वर्टिकल और डंडे से मारना शुरू किया, तो क्या होगा, कारपेट हिलेगा, कारपेट हिलेगा क्योंकि मैं डंडे से कारपेट को मार रहा हूं, लेकिन जो डस्ट पार्टिकल होंगे वो अपनी जगह पे रुके रहना चाहेंगे, डस्ट पार्टिकल अपनी जगह पे रुका रहना चाहेंगे। तो क्या होगा, कारपेट तो हिल रहा है, डस्ट पार्टिकल अपनी जगह पे हैं, तो डस्ट पार्टिकल क्या होगा, ग्रेविटी के कारण नीचे को आ जाएंगे, धीरे धीरे क्या होगा, नीचे को आ जाएंगे। तो हम कारपेट को झाड़ रहे हैं, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल फॉर इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल फॉर इनर्शिया ऑफ रेस्ट। बोल भी रहे हैं, गुड। अर्थ का इनर्शिया में फील क्यों नहीं होता है? अर्थ की स्पीड बहुत कम होती है ना, इसलिए फील नहीं होता। दूसरा में आदत पड़ गई यहाँ पे, तो स्पीड भी बहुत कम है उसके हिसाब से। हैंगिंग कारपेट बीटन बाय द स्टिक, तो दिस आर द एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, सिमिलरली कोई बॉडी अगर तेजी से जा रही है और आपने उसे रोक दिया, तो वहां पे भी यही होगा, वो बॉडी रुकना नहीं चाहेगी,
बॉडी रुकना नहीं चाहेगी, वो चाहेगी मैं चलता ही रहूं, उसको क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, तो इनर्शिया ऑफ मोशन में अगर आप फोर्स लगाओगे तब वो बॉडी रुक सकती है। तो आपको फीलिंग कब आएगी, जब बॉडी तेजी से चल रही हो, आपने फोर्स लगाया, जैसे मान लो बस में जा रहे हो तेजी से और सडनली ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया या कार वाले ने ब्रेक लगा दिया, तो आप आगे को गिरते हो, आप आगे को गिरते हो। क्यों? क्योंकि मेरी बॉडी कार में बैठी हुई है, कार तेजी से चल रही है, मेरी बॉडी भी चल रही है। अब सडनली क्या हुआ, आपने ब्रेक लगाया कार पे, कार पे जब आपने ब्रेक लगाया तो आपका जो कार है वो रुक गई, स्लो हो गई, आपका जो नीचे पार्ट है बॉडी का वो रुक गया कार के साथ, क्योंकि कार स्लो हो गई, लेकिन ऊपर वाला पार्ट अभी भाग रहा है, ऊपर वाला पार्ट अभी भाग रहा है, बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन, वो अभी भाग रहा है, नीचे वाला पार्ट रुक गया, तो क्या हुआ एकदम से, ऐसे फॉरवर्ड आपको झटका लगता है, फॉरवर्ड आपको झटका लगता है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन, दिस इज द एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। तो ऐसे आपके और एग्जांपल भी हो सकते हैं जहां पे आपको इनर्शिया ऑफ मोशन फील हो, इनर्शिया ऑफ मोशन फील हो। स्टॉपिंग में क्या होगा भाई, इनर्शिया ऑफ मोशन ही तो होगा, है ना। अगर आप सडनली स्टॉप करोगे बाइक को, ब्रेक लगाओगे, तो आपकी बॉडी क्या होगी, बाइक तो रुक गई, आपके नीचे वाला पार्ट रुक गया, ऊपर वाला पार्ट भाग रहा है अभी भी, तो आपको झटका लगेगा एकदम से, आगे ऊपर वाला पार्ट आगे भागेगा, तो झटका लगेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन, राइट। ठीक है, पीछे का पहिया उठाते हैं स्टंटमैन वो भी इनर्शिया ऑफ मोशन ही एक तरह का यार, वो भी इनर्शिया, वो तो ब्रेक पे होता है ना, आपने एक व्हील पे ब्रेक लगा दिया, वो सडनली रुक गया, दूसरा व्हील नहीं रुका, तो इस कारण से होता है वो तो। ठीक है, पूरा उसके मैं फिजिक्स में नहीं जाऊंगा, उसकी फिजिक्स क्या होती है, बट वो भी एक तरह का इनर्शिया ऑफ मोशन ही है। ठीक है, थर्ड हमारा जो इनर्शिया होता है वो क्या होता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अगर आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हो और आप पे कोई फोर्स काम नहीं कर रहा, तो आप पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही जाते रहोगे। ठीक है, तो कोई फोर्स मुझे चाहिए, मेरी डायरेक्शन चाहिए, जो मेरी डायरेक्शन क्या करे, चेंज करे। ठीक है, तो जब आप डायरेक्शन चेंज करते हो तो वहाँ फोर्स आपको फील होता है। जैसे कि आप कार में जा रहे हो और कार ने एकदम टर्न ले लिया, तो कार ने टर्न ले लिया, तो आपकी बॉडी क्या होती है, आपकी बॉडी चाहती है मैं उधर को जाता रहूं जिधर को मैं जा रही थी, लेकिन कार तो इधर को मुड़ गई, तो आपकी बॉडी क्या होती है, उसको बाहर की तरफ को एक जो है फोर्स फीलिंग होती है कि मेरी बॉडी को बाहर की तरफ को फोर्स लग रहा है। तो दिस इज अ काइंड ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, दिस इज द काइंड ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का एक और एग्जांपल हो सकता है, जैसे कि कोई रिम है, मान लो घूम रहा है, रिम घूम रहा है और रिम में से कोई, उसका जो रिम है माने एक व्हील है वो घूम रहा है, और व्हील का बाहर का कोई पार्ट टूट के अलग हो गया, टूट के अलग हो गया, तो किधर को जाएगा वो, किधर को जाएगा, जो व्हील घूम रहा है उसकी जो स्पीड होगी वो टेंजेंशियली होगी, हर पॉइंट की, हर पॉइंट की जो स्पीड है वो क्या होगी, टेंजेंशियली, ऐसे। तो अगर ये टुकड़ा टूटा यहाँ पे, तो ये किधर को जाएगा, ये भी टेंजेंशियली जाएगा, बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, क्योंकि ये पहले इधर को जा रहा था, तो अब भी इधर को जाएगा, है ना। इस पर कोई फोर्स तो लगा नहीं, बट डिस्क तो घूम रही है, इस पर तो कोई फोर्स काम कर रहा होगा इस पार्टिकल पे, इसलिए पार्टिकल इधर को मूव कर गया। लेकिन जो पार्टिकल इससे टूट के अलग गिर गया, वो तो अपने डायरेक्शन में चला जाएगा, उस पर कोई फोर्स ही काम नहीं कर रहा, तो ये कैसे जाएगा, टेंजेंशियली, दिस विल गो टेंजेंशियली। ठीक है, तो ये पार्टिकल टेंजेंशियली जाएगा। ठीक है, ऐसा कब होता है, आपने देखा होगा जब आप बाइक पे जाते हो और बारिश के मौसम में अगर कीचड़ वगैरह हो जाता है, तो इन दैट केस अगर कभी बाइक आपकी वो हो जाती है ना, फंस जाती है कीचड़ में, तो घूमता है उसका पहिया, तो कीचड़ पीछे को फेंकता है, टेंजेंशियली, टेंजेंशियली फेंकता है। ठीक है, तो दिस इज अ केस ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो वी हैव थ्री काइंड ऑफ इनर्शिया, आई डोंट नो यहाँ लिखा है नहीं लिखा, लिखा हुआ है, वी हैव थ्री काइंड ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। हमारे पास तीन इनर्शिया हैं। ठीक है, तीन इनर्शिया हैं। ओके, तो फर्स्ट लॉ से हमने इनर्शिया डिफाइन कर लिया कि इनर्शिया होता क्या है। देखो फोर्स भी डिफाइन हो रहा है, इनर्शिया भी डिफाइन हो रहा है। इनर्शिया वो चीज़ है जो फोर्स के बिना चेंज ना हो, और फोर्स वो चीज़ है जो बॉडी की या तो वेलोसिटी बढ़ाए या घटाए या डायरेक्शन चेंज करे। तो फोर्स की डेफिनेशन आ रही है, इनर्शिया की डेफिनेशन भी यहाँ से आ रही है। तो फर्स्ट लॉ से वी कैन डिफाइन व्हाट, इट डिफाइन इनर्शिया, इट डिफाइन फोर्स एंड इक्विलिब्रियम ऑल्सो। अगर बॉडी जो है
कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है तो इक्विलिब्रियम में है, या रेस्ट पे है तो इक्विलिब्रियम में है, या उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही तो इक्विलिब्रियम में है, काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम इज देयर, है ना। तो देन वी कैन से नेट फोर्स ऑन द एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट इज जीरो, एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज जीरो। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ जो है वो इन तीनों को डिफाइन करता है। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, जब तक आप कोई फोर्स नहीं लगाओगे किसी बॉडी का वेलोसिटी चेंज नहीं होगा या डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। ठीक है, वेलोसिटी चेंज होने का मतलब ना तो बढ़ेगा ना घटेगा, और डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। दिस इज वेरी फर्स्ट लॉ। आई थिंक नाउ दिस इज क्लियर। क्योंकि कोई क्वेश्चन पूछ रहा था ना मुझसे जो है कि एक जनरल क्वेश्चन सरफराज पूछ रहे थे तुम इनर्शिया के रिलेटेड, ये किसी और का क्वेश्चन था तो पूछ लो क्या क्वेश्चन था। ये पहिए वाला था क्या आपका, बाइक वाला? इनर्शिया विदाउट ग्राउंड होगा, बिल्कुल होगा। इनर्शिया का ग्राउंड से क्या लेना देना है? इनर्शिया का ग्राउंड से कोई लेना देना नहीं है। इनर्शिया का लेना देना किससे है? मास से। इनर्शिया का लेना देना है बॉडी के मास से। उसका जितना ज्यादा मास होगा बॉडी का उतना उसमें इनर्शिया ज्यादा होगा, चाहे वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो, चाहे वो इनर्शिया ऑफ मोशन हो, और चाहे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन हो। इनर्शिया बॉडी के मास पर डिपेंड करता है, उसको अर्थ से ग्रेविटी से कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं लगता भाई? एरोप्लेन में कौन बोला डायरेक्शन वाला नहीं लगता है इनर्शिया? एरोप्लेन जो टर्न लेता है, एरोप्लेन सडनली टर्न थोड़ी लेता है, कार तो लेती है ऐसे टर्न, एरोप्लेन लेता है पूरा बड़ा सा टर्न लेता है। एरोप्लेन तो बहुत बड़ा, कई किलोमीटर का इसका रेडियस होता है यहाँ पे, इसलिए आपको पता नहीं चलता। कार में रेडियस बहुत छोटी होती है, तो आपको पता चल जाता है, इसलिए होता है। एरोप्लेन तो नहीं लेता सडनली, आपने देखा है घुमाते हुए ऐसे एरोप्लेन का वो जो है पायलट ऐसे घुमाए फटाफट से मोड़ लो, उसे मोड़ने में बहुत टाइम लगता है एरोप्लेन को। और पानी के जहाज जो होते हैं जो, तो पानी के जहाज को जब मोड़ोगे ना कहीं पे, आपको मैंने पूरा मोड़ने में तो आपको पता नहीं कितने किलोमीटर लग जाएंगे, लेकिन आप थोड़ा सा डायरेक्शन भी चेंज करोगे ना तो कहीं वो बहुत लंबी रेडियस लेता है वो। स्पेस में भी लगेगा, बिल्कुल लगेगा, स्पेस में भी लगेगा। स्पेस में क्यों नहीं लगेगा? इनर्शिया वहां भी काम करता है। आपने देखा नहीं, जब स्पेस में जो लोग उड़ते रहते हैं उनका कोई नट निकल जाता है यहाँ से, तो नट ऐसे चलता रहता है स्ट्रेट लाइन में जब तक टकराए ना कहीं। अगर वो टकराए ना तो नट ऐसे गिरता रहता है, या पेन है आपका, पेन छोड़ दूं मैं तो पेन ऐसे चलता रहेगा सीधा जब तक टकराए ना। ऐसा थोड़ी था पेन ऐसे ऐसे जा रहे हैं स्पेस में, उसमें भी एक इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन होगा, है ना। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन होगा, फिर वो कहीं टकराएगा तब उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, क्योंकि यहाँ फोर्स लगेगा उस पर। तो इनर्शिया वहां भी काम करता है। इनर्शिया वर्क एवरीवेयर। इनर्शिया मास पे डिपेंड करता है ओनली एंड ओनली। दिस वाज द फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। इसके क्वेश्चन कर लेते हैं, छोटे क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, दो तीन क्वेश्चन, उसके बाद ब्रेक ले लेते हैं। कितने क्वेश्चन है? छोटे छोटे क्वेश्चन है थ्योरेटिकल, ठीक है, फिर सेकंड लॉ की बात करेंगे। चलो फटाफट से क्वेश्चन कर लेते हैं। हम्म उस पे फोर्स कौन लगाएगा? फोर्स कौन लगाएगा किस पे? स्पेस में? स्पेस में फोर्स कौन लगाएगा? फोर्स तो नट पे बोल रहे हो, किस पे बोल रहे हो? नट पे तो लगाएगा ना, दीवार लगाएगी। कण कण में है इनर्शिया, बोल सकते हो बिल्कुल। हर बॉडी की प्रॉपर्टी है, इंटरनल प्रॉपर्टी है ये। देखो इसका आंसर क्या आएगा। पर्सन सिटिंग इन ओपन कार मूविंग कांस्टेंट वेलोसिटी थ्रू अ बॉल वर्टिकली अप इनटू एयर, ये तो आपको बता दिया था, है ना। और हमने वो भी केस कर लिए थे, इंजन वाला भी। इंजन जा रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, एक्सेलेट होगा या रिटार्ड होगा, वो सारे केस हम कर चुके हैं ना ऑलरेडी। तो सिंपल केस है, थ्रू अ बॉल वर्टिकली अपवर्ड, तो अपवर्ड फेंकेगा तो उसमें वेलोसिटी सेम रहेगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, आदमी की भी सेम है तो जाके कैच कर जाएगा। तो आई होप दिस वी हैव ऑलरेडी डन। किसी को डाउट है तो बता दो, अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर रहे हैं। और कोई अगर नया स्टूडेंट है आज तो भी बता दो, किसी को डाउट अगर चल रहा है। नए स्टूडेंट को हो सकता है डाउट हो जाए, बोलेंगे सर बोलते हैं सब पढ़ा रखा है मैंने पहले ही। हाँ चलो आगे मूव करें। डी आंसर आ रहा है, तो हाथ में गिरेगी, कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर मूव कर रही है तो हाथ में गिरेगी। ओके ओके, ये बताओ फिर।
देखो इसमें दो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड ही है। अगले में क्या लिखा है कि इसमें बोला कि सडन जर्क दिया सी को, यहाँ पे जर्क दिया। अगले क्वेश्चन में बोलेगा कि इसको धीरे धीरे फोर्स को बढ़ाया। दोनों केस में पूछेगा कहाँ पे टूटेगा, कौन सा स्ट्रिंग टूटेगा। सोचो धीरे धीरे फोर्स बढ़ाओगे तो कौन सा स्ट्रिंग टूटेगा, और जर्क दोगे तो कौन सा टूटेगा। धीरे धीरे फोर्स बढ़ाओगे तो यहाँ फोर्स एफ है मान लो, तो यहाँ फोर्स कितना हो जाएगा, एफ प्लस 1 जी हो जाएगा इसमें, 1 जी, क्योंकि मास भी आ जाएगा साथ में। तो यहाँ फोर्स ज़्यादा होगा। अगर धीरे धीरे फोर्स बढ़ाओगे तो पहले ये टूटेगा, लेकिन अगर सडनली बढ़ाओगे, जर्क दोगे, तो यहाँ फोर्स पहुंचने से पहले ही, ट्रांसफर होने से पहले, क्योंकि फोर्स कैसे पहुंचता है भाई, आपने फोर्स लगाया, जर्क लगाया, ये चीज स्ट्रेच हुई थोड़ा सा, उसने अगली वाले को स्ट्रेच किया, उसने अगले को स्ट्रेच किया, उसने अगले को किया, ऐसे करके फोर्स पहुंचता है एक जगह से दूसरी जगह इसमें। लेकिन अगर मान लो आपने सडनली जर्क लगाया, तो जब तक वो फोर्स पहुंचेगा उससे पहले स्ट्रिंग टूट जाएगा। इस केस में कहां से टूटेगा स्ट्रिंग, इस केस में स्ट्रिंग यहीं टूट जाएगा जहां फोर्स लगाओगे। इस केस में इट विल ब्रेक फ्रॉम बीसी, इस केस में बीसी से ब्रेक हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन में क्या होगा, अगर वो बोलेगा स्लो, मैंने फोर्स बढ़ाया, स्ट्रेच स्ट्रिंग इज स्ट्रेच स्लोली, इस केस में बोला स्लोली, तो अगर स्लोली करेगा तो यहाँ फोर्स ज्यादा था ऊपर, तो यहां से टूटेगा। इस केस में यहां से टूटेगा, है ना, पिछले वाले केस में नीचे से टूटेगा। ओके, ये क्लियर है दोनों क्वेश्चन सबको, दोनों क्वेश्चन क्लियर है, किसी को डाउट तो नहीं है, किसी को डाउट तो नहीं है। दिस वाज सडनली, सॉरी स्लोली अगर करोगे तो ऊपर वाला टूट जाएगा, फोर्स ज्यादा होगा वहां पे। और अगर स्लो सडनली करोगे तो जहां पे भी फोर्स लगाओगे वहीं टूट जाएगा। ऊपर लगाते आप तो ऊपर ही टूट जाता, नीचे लगाओगे तो नीचे ही टूट जाएगा। ठीक है, किसी को डाउट तो नहीं है ना इसमें। चलो, इनर्शिया का थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए है ये आ रहा है। चलो, स्टूडेंट अटेम्प्ट टू पुल हिमसेल्फ बाय टगिंग हिज हेयर। एक स्टूडेंट है, पढ़ते पढ़ते परेशान हो गया, उसने कहा मैं बाल खींच के मैं अपने आप को खींचूं, बट उसने कहा मैं खींच ही नहीं पा रहा। उसने सोचा बाल खींचता हूं और पहुंच जाता हूँ कहीं घूमने फिरने, अपने बाल खींच के फोर्स लगाता हूँ अपने पे। क्यों नहीं पहुंच पा रहा वो, उसने कहा मैं पहुंच जाता हूँ अमेरिका अपने पे फोर्स लगा के। क्यों नहीं पहुंच पा रहा, फोर्स कम लगाया उसने, फ्रिक्शन फोर्स है वो कम है, न्यूटन लॉ ऑफ इनर्शिया नॉट एप्लीकेबल, या फोर्स अप्लाइड इज इंटरनल टू द सिस्टम। ओके, इस केस में क्या होगा भाई, क्यों नहीं खींच अपने बाल को, अगर मैं खींचूंगा खुद ही तो मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पाऊंगा। बिल्कुल, फोर्स जो है इंटरनल है इस केस में ना, इंटरनल फोर्स से आपका मूवमेंट नहीं आता, क्योंकि इंटरनल फोर्स आपस में कैंसिल हो जाते हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर बन जाता है। तो इंटरनल फोर्स आप लगाओगे, अपने पे फोर्स लगाओगे तो आप हाथ बालों पे लगाएगा, बाल हाथ पे लगाएंगे, नेट फोर्स विल बी जीरो, तो आपकी बॉडी पे नेट फोर्स विल बी जीरो, तो बॉडी मूव नहीं करेगी, और आप जो है किताब के आगे ही पड़े रहोगे। तो किताब पढ़नी पड़ेगी फाइनली फिर आपको, है ना, किताब नहीं छोड़ पाओगे आप, किताब फाइनली घूम फिर के किताब पढ़नी पड़ेगी। समझ में आ गया, तो किताब पढ़ लो फिर, नहीं तो एक्सटर्नल फोर्स लगाओ। चलो, चले आगे। किताब ही जीवन है। ओके, अब देखो जल ही जीवन आ गया यहाँ पे, आपने बोला किताब ही जीवन है, अब जल आ गया। बताओ इसमें क्या होगा। अगर मैं बॉडी को खींचूं एकदम से, बीकर को, तो पानी कैसा हो जाएगा, ये तो घर में सबने देखा होगा। हाँ बस कर रहे हैं यार, इसके बाद ये एक दो क्वेश्चन और हैं, फिर रेस्ट कर रहे हैं, रेस्ट ही ले रहे हैं फिर। बताओ भाई क्या आएगा इसका, किसी को नहीं पता तो करके देख लो, अपने अगल बगल में पानी रखा होगा, करके देख लो क्या होता है।
ऐसे ही होगा, बीकर पे फोर्स लगाओगे तो बीकर आगे भागने लगेगा, लेकिन पानी एकदम से भागेगा नहीं, पानी में इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, पानी क्या होगा, पीछे की तरफ को चला जाएगा, ठीक है। वहां से भी बोल सकते हो, आगे फोर्स से देखेंगे फोर्स से भी आ जाएगा, लेकिन अभी ये बोल सकते हो, इनर्शिया पढ़ा ना हमने, इनर्शिया से ये बोल सकते हो कि बीकर आगे भाग गया, पानी पीछे रह गया, पानी का जो है सी की तरह बन जाएगा कुछ शेप, पानी का शेप सी की तरह बन जाएगा। ए कब पॉसिबल होगा, डी कब पॉसिबल होगा भाई, डी तब होगा जब इसे रोटेट कराओगे, अगर बीकर को अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कराओगे ना, तो वॉर्टेक्स फॉर्मेशन होता है ना, तब होता है ये। ठीक है, चलो सद्दाफ ए आएगा, करके देख लो, पानी का गिलास लो, अभी जो ब्रेक होगा ना, पानी का गिलास लो, फिर करके देखो क्या आता है। समझ में आया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट है यहाँ पे। अच्छा हो ही गया क्वेश्चन ये, चलो ओके। तो ठीक है, यहाँ पे ब्रेक ले लेते हैं हम, ज़्यादा बड़ा लंबा ब्रेक नहीं यार, बस केवल जो है 15-20 मिनट का, 15 मिनट का ले लो बस, मैं आ जाऊँगा 15-16 मिनट में। अल्प विराम है बिल्कुल, हाँ फटाफट से जिसको खाना पीना जो करना है फटाफट से आओ, ये भी हमें करना है, फिर हमें टाइम ज़्यादा मिलेगा नहीं, ठीक है। ठीक है, लेट अस टेक द ब्रेक, 15 मिनट का ब्रेक। और सेकंड लिंक से आना, सेकंड लिंक से।